इस शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को आवाज भारतवर्ष या शो के होस्ट की राय ना माना जाए। आवाज भारतवर्ष का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस हिमाचल प्रदेश विशेषांक में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज का कार्यक्रम अत्यंत विशेष है, दिलचस्प है, अनूठा है, निराला है और वैसे भी सियासत में कहा जाता है कि सियासत की विसात पर चालें यूं नहीं चली जाती या यूं ही नहीं चली जाती। कुछ मुस्कानें संदेश होती हैं, कुछ खामोशियां भी बोल जाती हैं। तो बात जुबान से ना निकले उसे इशारों में कह दिया जाता है और हिमाचल की वादियों में भी आजकल इशारों का मौसम जो है वो चला हुआ। और कहते हैं राजनीति में जो दिखता है कहानी सिर्फ उतनी नहीं होती और जो नहीं दिखता असली कहानी अक्सर वहीं से शुरू होती। आज शिमला में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आए हुए हैं। आपको पता है पिछले कल भी शिमला में थे, आज भी शिमला में थे और उन्होंने आज के अगर आप दिनचर्या पे उनकी नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने आप में एक एक घटना जो है एक एक संदेश छोड़ने वाली। आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाने के लिए जो है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आए हुए और आज नड्डा जी ने तमाम कार्यक्रमों में तो भाग लिया ही, साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, तमाम आंकड़े रखे और उन आंकड़ों में कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से घेरा। लेकिन सवाल है यह पैदा हो गया है कि महज ये क्या केवल और केवल एक केंद्रीय मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फिर हिमाचल की राजनीति में कोई नई पटकथा लिखी जा रही है। और दिन की शुरुआत ही आपने देखा होगा संकेतों से हुई। नड्डा सबसे पहले स्वच्छता अभियान में पहुंचे और सिर्फ झाड़ू पकड़ पर फोटो खिंचवाने तक बात जो है वो सीमित नहीं रही। आपने तस्वीरें देखी होंगी। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के चरणों की सफाई की। आपने अगर ध्यान से देखा होगा, इसलिए आवाज भारतवर्ष कह रहा है कि संकेतों के जरिए बहुत कुछ कह देते हैं जगत प्रकाश नड्डा, क्योंकि मोदी जी के फॉलोअर हैं, मोदी जी को मानते हैं। तो जिस तरीके से मोदी जी संकेतों के जरिए बहुत कुछ कहते हैं, इसी तरीके से आज सुबह की शुरुआत जगत प्रकाश नड्डा जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के चरणों की सफाई से शुरू की, धुलाई की उन चरणों की, उनकी सफाई की और उनको नमन। अब राजनीति में तस्वीरें जिस तरीके से बोलती हैं और जो संदेश छोड़ती हैं, नड्डा जी का ये काम कुछ वैसा ही संदेश छोड़ के गए। क्योंकि आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ा वर्ग है और वो वर्ग जागरूक भी है और राजनीतिक वर्ग के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। और कोई भी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आती है तो अनुसूचित जाति का उस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे में जगत प्रकाश नड्डा जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों की सफाई भी की, वहां पर बढ़िया सी धुलाई भी की और सारे अनुसूचित जाति वर्ग को जो है एक संदेश दिया कि हम आप सबके साथ। क्योंकि आपको पता है भाजपा पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वह सिर्फ स्वर्णों की पार्टी है और शुरुआत में तो भारतीय जनता पार्टी को आपको पता ही है ब्राह्मण बनिए की पार्टी कहते। ऐसे में एक ब्राह्मण नेता बाबा साहब के चरणों की सफाई करता है, वहां पर स्वच्छता अभियान चलाता है, तो संदेश साफ था कि हम सबके हैं और सबके साथ हैं और सब हमारे हैं। उसमें चाहे अनुसूचित जाति का समुदाय हो, वर्ग हो या फिर कोई दूसरा वर्ग।
प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के चलना हमारी जिम्मेवारी भी है और हिमाचल प्रदेश में हम ऐसे ही आगे बढ़े। यह संदेश अनुसूचित जाति के समाज के लिए भी था और उन आलोचकों के लिए भी जो भाजपा की सामाजिक स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हैं। और आइए अब उसके बाद नड्डा जी मंदिर मंदिर भी घूमे, लेकिन उसके बाद नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहां उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस सरकार अफसरों को उपलब्धियों में बदलने में पूरी तरह से विफल रही। सड़कों से लेकर स्वास्थ्य तक, रेल से लेकर शिक्षा तक, बल्क ड्रग पार्क से लेकर मेडिकल डिवाइस पार्क तक एक पैटर्न दिखाई दिया। पहले आंकड़े, फिर आरोप, फिर पैसा, फिर सवाल। भाषा कुछ यूं थी, दिल्ली ने दिया लेकिन शिमला ने क्या किया। और यहीं से शुरू होती है राजनीति की दूसरी पर। नड्डा ने सिर्फ सरकार को विफल नहीं बताया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मानो अतिरिक्त प्रभार पर चल रहे हो। उन्होंने कहा शिमला नहीं, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रहा है हिमाचल प्रदेश। और अब जरा हिमाचल प्रदेश की राजनीति को इसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। एक दौर था जब राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में कहा जाता था कि वो दिल्ली दरबार को भी हिमाचल की शर्तों पर झुका देते थे, और आज कहा जा रहा है कि शिमला की बागडोर दरअसल दिल्ली दरबार के हाथ में है। दिल्ली दरबार जैसा इशारा करता है उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नाचना शुरू कर देता है। यानी हमला सिर्फ सुक्खू पर नहीं था, कांग्रेस की राजनीतिक स्मृतियों पर भी था, और शायद उन लोगों के लिए भी संदेश नड्डा ने छोड़ दिया जो आज भी वीरभद्र युग को याद करते हैं। बहुत बड़ी बात आवाज भारतवर्ष पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा है कि अगर शिमला की बागडोर दिल्ली के हाथ में है तो यह हमला सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर नहीं था, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक स्मृतियों पर भी था। और शायद उन लोगों के लिए भी यह संदेश बहुत जानबूझकर जगत प्रकाश नड्डा ने छोड़ा जो आज भी वीरभद्र सिंह जी के युग को याद करते हैं। लेकिन कहानी यहां भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो, लेकिन यहां पर भी कहानी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। सवाल उठता है कि ये सारे हमले नड्डा ने खुद क्यों किए। आप समझिएगा इस बात को कि सवाल उठता है कि नड्डा जी ने ये सारे के सारे हमले जो हैं वो स्वयं क्यों किए। आपको क्या लगता है? आवाज भारतवर्ष के सूत्र साफ तौर पर कहते हैं कि इसके पीछे भी जाहिर तौर पर नड्डा की बहुत सोची समझी रणनीति, क्योंकि अगर हमले उन्होंने खुद किए जबकि वहां जयराम ठाकुर थे, राजीव बिंदल थे, प्रदेश भाजपा का पूरा कुनवा मौजूद था, लेकिन बार किसने की? जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने। संदेश किसने दिया? जाहिर तौर पर जगत प्रकाश नड्डा ने। सुर किसने तय किए? जगत प्रकाश नड्डा ने। और यही वह जगह है जहां हिमाचल की राजनीति में एक पुरानी फुसफुसाहट फिर से सुनाई देने लगती है। कहा जाता है कि नड्डा कहीं हिमाचल का नेतृत्व तो नहीं करना चाहते, या साथ में यह भी कहा जाता है कि नड्डा कभी हिमाचल का नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन समय ने करवट बदला था तो उनको दिल्ली जाना पड़ा था। यानी कि जो व्यक्ति कभी हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने का सपना देखता था, उसकी राजनीति ने कुछ यूं करवट ली कि उसको हिमाचल प्रदेश की राजनीति को छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा। और फिर वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा तो यही वो जगत प्रकाश नड्डा थे जो दिल्ली में संगठन से आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक ताकतवर नेता यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी इस तरीके से उनका कार्यकाल रहा जिसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटने के बाद भी जगत प्रकाश नड्डा इस पूरे देश में तीसरे नंबर के सबसे शक्तिशाली मंत्री माने जाते हैं। वो राज्यसभा में सदन के नेता हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे विश्वस्त लोगों में से नड्डा की गिनती नंबर 2 पर हो। यानी कि वो सत्ता के शिखर तक पहुंचे, लेकिन क्या हिमाचल का अध्याय उनका अधूरा रह गया है?
और इस अधूरे अध्याय को आवाज भारतवर्ष क्यों आपको गिना रहा है, क्यों आपको समझा रहा है? क्योंकि उन्होंने बिलासपुर में कहा था, आपको याद होगा, कि 2027 में मुझे भूल मत जाना। तो आखिर उसका अर्थ क्या था? 2027 में तो कोई लोकसभा के चुनाव नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं है। 2027 में दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। तो क्या वे एक महज भावुक टिप्पणी थी या कोई संकेत? और आज जब उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कार्यकर्ता ही सब कुछ है, नेता कुछ नहीं है, तो क्या वह संगठन का संदेश था या भाजपा के भीतर चल रही तमाम गुटबाजियों को एक लाइन में खड़ा करने का प्रयास था? क्योंकि सच तो यह है कि अगर कभी नड्डा हिमाचल लौटने का फैसला करते हैं तो शायद भाजपा के भीतर उनका कद सबसे बड़ा होगा। मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं कि अगर नड्डा कभी हिमाचल लौटने का फैसला करते हैं तो शायद भाजपा के भीतर, हिमाचल भाजपा के भीतर उनका कद सबसे बड़ा होगा। लेकिन राजनीति संभावनाओं से चलती है, भविष्यवाणियों से नहीं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि नड्डा मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। लेकिन यह सवाल पूछना तो बिल्कुल जायज है कि क्या नड्डा सुक्खू खेमे को घेर रहे हैं या 2027 के लिए खुद को स्थापित कर रहे हैं? क्या यह विपक्ष की राजनीति है या वापसी की प्रस्तावना है जो नड्डा लिख रहे हैं? क्या महज ये एक आज कॉन्फ्रेंस थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या उन्होंने कोई बहुत बड़ी राजनीतिक दस्तक दी है? और सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली में तो खूब नाम कमाया, अब क्या शिमला भी होगा अपना? और क्या यही है नड्डा जी का सपना? फिलहाल तमाम उत्तर, सारे के सारे जवाब भविष्य के गर्भ में। लेकिन इतना तो तय है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अब एक नया सवाल जन्म ले चुका है। और राजनीति में अक्सर सवाल ही सबसे बड़े घटनाक्रम बन जाया करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, हिमाचल प्रदेश की सियासत में अभी कई इशारे बाकी हैं और कई पर्दे उठने बाकी हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि क्या पूरा होने जा रहा है नड्डा जी का सपना? दिल्ली में तो खूब नाम कमाया, क्या शिमला भी होगा अपना? और सियासत की राहों में मंजिलें यूं ही नहीं मिला करती। कहते हैं कि सियासत की राहों में मंजिलें यूं ही नहीं मिला करती। कुछ ख्वाब वर्षों तक दिल के किसी कोने में पलते हैं। कुछ लोग वक्त के साथ समझौता कर लेते हैं और कुछ वक्त का इंतजार करते हैं। और दिल्ली की दास्तां तो नड्डा लिख चुके हैं, अब शिमला की कहानी लिखनी बाकी है। यह सिर्फ एक दौरा था या वापसी की तैयारी, इसका फैसला जनता करेगी। अभी सियासत की अदालत लगना बाकी। फिलहाल इतना समझ लीजिए जनाब कि हिमाचल की वादियों में एक सवाल हवा बन के घूम रहा है। पूरा होगा नड्डा का सपना, दिल्ली में खूब नाम कमाया, अब क्या शिमला होगा अपना? और सियासत का असूल भी बड़ा अजीब है साहब। तख्त वही पाता है जो इंतजार भी करता है, इशारे भी समझता है और सही वक्त पर चाल भी चलता है। अब देखना यह है कि यह दस्तक थी या दावेदारी थी या आने वाले कल की एक अधूरी इबारत का पहला सफा। नजर रखिएगा क्योंकि हिमाचल की राजनीति में अभी कई किरदार बोलने बाकी हैं, कई चेहरे खुलने बाकी हैं और शायद कई सपनों का इम्तिहान बाकी है। वक्त बताएगा कि यह सफर दिल्ली से शिमला तक का था या शिमला तक पहुंचने के लिए दिल्ली सिर्फ एक पड़ाव थी। नड्डा जी आए थे विकास का हिसाब लेकर, मगर लौटते लौटते हिमाचल को एक नया सवाल दे गए और जाते जाते जो सवाल दे गए हैं उसको एक सार में लपेटना हो तो कुछ इस तरीके से कहिएगा कि कुछ सफर मंजिलों के लिए तय किए जाते हैं, कुछ सफर अधूरे ख्वाबों को आवाज देने के लिए। कौन कहता है कि सियासत में इरादे पढ़े नहीं जाते? कभी कभी इशारे ही काफी होते हैं आने वाले कल को समझने की। दिल्ली की सीढ़ियां चढ़कर जो नाम आसमान तक गया, क्या अब देवभूमि की वादियों में उसका इम्तिहान होगा? ये तो वक्त की मुट्ठी में कैद है, आने वाला कल बताएगा क्या पूरा होगा नड्डा का सपना और क्या शिमला भी होगा अपना।
फिलहाल हिमाचल की सियासत में मौसम सुहावना नहीं बल्कि सुर्ख है, क्योंकि एक तरफ सुक्खू सरकार अपनी उपलब्धियों का हिसाब दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नड्डा जी शायद अपना पुराना ख्वाब टटोल रहे हैं। अब ये दस्तक थी या दावेदारी थी या महज एक संयोग था, इसका फैसला न दिल्ली करेगी न शिमला का दरबार करेगा। इसका फैसला दरअसल आखिरी जो फैसला होगा वो जनता ही इसके ऊपर मोहर लगाएगी। और अब देखना होगा कि जनता आने वाले वक्त में किस नाम पर मोहर लगाएगी। लेकिन सवाल जिंदा रखिए, क्योंकि राजनीति में जवाब अक्सर देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो अपने साथ इतिहास भी लिखते हुए जाते हैं। तो यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नड्डा जी आने वाले हैं, आने वाले हैं। अब आप समझे आवाज भारतवर्ष क्यों इतना गंभीरता से इस सवाल को उठा रहा है। और एक झलकी फिर से, आपने थंबनेल देख लिया होगा, लेकिन एक झलकी फिर से दिखाना आपको बनता है आप सबके समक्ष। आवाज भारतवर्ष जो कह रहा है वो कह रहा है कि पूरा होगा नड्डा का सपना, दिल्ली में खूब नाम कमाया, कि अब शिमला भी होगा अपना। गौर से सुनिएगा, पूरा होगा नड्डा का सपना, दिल्ली में खूब नाम कमाया, क्या अब शिमला भी होगा अपना। इस सवाल को आवाज भारतवर्ष जो है वो पूरी जिम्मेवारी के साथ उठा रहा है। लेकिन YouTube के तमाम दर्शकों से फिर से एक निवेदन कि आज YouTube पे हमारा प्रसारण जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं जा पा रहा है, हमारी टीम बार बार कह रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप जो हैं वो YouTube के बजाय आज हमारे Facebook की तरफ जो है वो रुख करिएगा, क्योंकि टीम बता रही है कि Facebook पर जो है वो प्रसारण जो है वो पूरी तरह से सही चल रहा है। कई बार टेक्निकल दिक्कतें आपको पता है आ जाती हैं, उसकी वजह से प्रसारण में दिक्कत आती है। तो ऐसे में तमाम YouTube के जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि कृपया Facebook पेज पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर हमारा प्रसारण टीम बता रही है कि बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। तो यहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रस्तावना बहुत बड़ी आवाज भारतवर्ष ने अपनी तरफ से पढ़ दी है, और अब हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे तौर पर अपने मेहमानों के पास। मैं टीम से कहूंगा कि मेहमानों को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो फ्रेम पे लाया जाए। और आप सबके समक्ष जो है आप देख पा रहे होंगे कि आज फिर से तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी कि आवाज भारतवर्ष परिवार के वरिष्ठ सदस्य भानु वर्मा जी जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकेश कुमार शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, और मुकेश कुमार शर्मा जी की रीलें आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं। हिमाचल के दर्शक बड़े चुटकी ले लेके आनंद ले उठा रहे हैं उनकी बातों का। तो मुकेश जी को भी हम बुला लेते हैं, क्योंकि मुद्दा जब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से जुड़ा हुआ हो, इस देश के तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, और हिमाचल प्रदेश की कर्म भूमि से संबंध रखने वाले व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, तो हमने सोचा मुकेश जी को भी चुटकी लेने के लिए जरूर आमंत्रित किया जाए। तो हमारा पैनल आप सबके समक्ष है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो आवाज भारतवर्ष के वरिष्ठ सदस्य भानु वर्मा जी की से ही हमेशा की तरह करेगा आवाज भारतवर्ष। तो भानु भाई और वकील साहब, आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन भानु भाई, आपकी पहली टिप्पणी, नड्डा जी का सपना पूरा होने वाला है क्या? और ये जो उनका दौरा था, ये अपने आप में कई संदेश छोड़ के गया है। आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? जी धन्यवाद मुकेश जी। सबसे पहले तो आवाज भारतवर्ष के सभी दर्शकों का स्वागत है, और स्वागत है हमारे अधिवक्ता मित्र मुकेश जी का भी जी। और साथ में स्वागत है हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी राय जो है, जितने भी दर्शक है, अपनी राय अपने कमेंट में जरूर देते रहें जी, कि वो उनका क्या सोचना है इस बारे में, हिमाचल की राजनीति के बारे में क्या सोचना है और वो क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, नड्डा जी का आज दौरा था जी। आज क्या 2 दिन का दौरा था, 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। बिल्कुल। इसलिए कल भी वो कार्यक्रम करके गए, तो उन्होंने संगठन का के बारे में बात करी जी। वहां एक नारा बहुत गूंजा भाई साहब जी, सीएम की कुर्सी हमारी है जी, संगठन सब पर भारी है। अच्छा जी जी जी। ये नहीं कहा कि आपके मुख्यमंत्री कैसे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइन ही चेंज कर दी गई कि सीएम की कुर्सी हमारी है जी, संगठन सबसे भारी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये कहा गया कि संगठन से बड़ा कोई भी नहीं है।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। संगठन सबसे बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो उस दौरान जो है वो कल शाम को कार्यक्रम के बाद बालोड पर भी टहलने आए और पुराने दोस्तों से, मित्रों से मिले, कुछ पत्रकार बिल्कुल साथियों से भी मिले और पुरानी दुकान, जहाँ पान की दुकान है, वो इंडियन कैफे होता था शिमला के बालोड पे, वहां पर भी जाकर आए और वहां पर बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल पान का आनंद भी लिया और कुछ पैक करा के भी ले गए साथ में। बिल्कुल 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 वो यूनिवर्सिटी के अपने टाइम के दिनों को याद करना चाह रहे थे बिल्कुल और बिल्कुल। वहीं और पर भानु खड़े भाई होके माफी चाह रहा हूं, बीच में टोक रहा हूं, दर्शकों को जानकारी देता हूं। आपने जैसे ही कहा पुराने मित्रों से मिले, तो आज मेरी बात हो रही थी, तो उन्हीं के एक पुराने मित्र हैं जो कल मिलके गए हैं उनसे, और उन्होंने बोला, जाहिर तौर पर बोला, जब मैं मिला, मैं और आपकी भाभी बोला साथ थे, तो हमने बधाई दी उनको, एक तो बोला, और दूसरा कहा कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आप आ रहे हैं ना, बोला। तो नड्डा जी ने बोला, अंदाज वो उनका अंदाज आपको पता ही है पुराना, आप तो बेहतर जानते हैं, आपका तो दिन रात का साथ रहा है किसी समय उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, तो बोला, उन्होंने बोला कि हम तो चाहते ही हैं आप आएंगे, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो बोला, तैयारी करो ना, फिर डर काहे का है, बोला। अब आप देखिए किस तरीके की बात उन्होंने, हालांकि वो मजाकिया अंदाज में कही, लेकिन वो आपको पता पंडित जी कैसी कैसी गहराई वाली बातें कहते हैं। तो क्या ये बात मंझले की। पंडित जी है खतरनाक। जी जी ये जो मंझले पंडित जी है हमारे प्रदेश के, जी ये है ही बड़े, अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में भी वो आग लगा के फुर्र हो जाते थे यूनिवर्सिटी में भी। बिल्कुल 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 एबीवीपी के जब होते थे तो उनके वो दोस्त बताएंगे आपको, मित्र बताएंगे, जब एसएफआई और एबीवीपी के कार्यक्रम होते थे और कुछ हो जाता था, हुड़दंग हो जाता था यूनिवर्सिटी में, तो क्या होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उन्होंने अपना कद तो बनाया जी और राजनीति में आए और उन्होंने अपने इलाके से अपना एक नाम तो रोशन किया, लेकिन देखिए प्रदेश से गए, उनको वन मंत्री का कार्यभार संभाला गया था, लेकिन उनको फिर कुछ ऐसा लगा कि मेरे को ये जो है मंत्रालय ठीक नहीं मिला और वो चुपचाप जो है दिल्ली की तरफ चले गए। जी और जब दिल्ली चले गए तो दिल्ली में जाकर वो काम करने लग गए, अपना संगठन का काम करना शुरू कर दिया। जी तो कहते हैं ना कि जो राजनेता है वो कुछ ना कुछ अपने लिए तो ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना बड़ा वो हो जाएगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन जाएंगे। और हम प्रदेशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि वो जो है सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिल्कुल 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 और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो सबसे लंबे अरसे तक रहे, बिल्कुल 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 सबसे लंबे टाइम तक रहे जो है। फिर उनके दिल में देखिए उन्होंने पूरा देश तो जीत दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, जी जी लेकिन वो जो है प्रदेश गवा बैठे। जी तो उसकी उनके दिल में एक टीस तो है। बिल्कुल 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 ये आप भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, जब पिछली बारी किसकी गाड़ी कहाँ से मुड़ी थी वो आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल बेहतर, मेरे से बेहतर आप बता सकते हैं दर्शकों को। बिल्कुल वो बिल्कुल प्रकरण भी आपको याद है। बिल्कुल 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 तो कहीं ना कहीं दिल में चाहत तो थी। जी अब देखना ये है कि देखिए जो मैं बोल रहा हूँ कि बार बार जो संगठन के नारे लग रहे हैं कि सीएम की कुर्सी हमारी है, तो जी उसमें भी बहुत बड़ी बात है कि ये नारा बिल्कुल जो है एक नया बिल्कुल नारा पेश किया गया है जो है हिमाचल की राजनीति में। बिल्कुल 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 और देखिए आज उन्होंने जो है सारे कार्यक्रम करने के बाद जो है आज एक उन्होंने साथ में पहले ही बता देता हूँ कि उन्होंने आज मंदिरों के दर्शन किए। शिमला के माल रोड से उन्होंने ऊपर झाकू का टेम्पल तो देख लिया था, बहुत बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की, तो वहां से उनके दिल में वो था कि मैं मंदिरों में जाऊँ। तो जी वो जाखू टेम्पल भी गए और तारा देवी के मंदिर में गए और फॉरेस्ट के एक पेड़ भी लगाया, फॉरेस्ट का एक कार्यक्रम भी था। बिल्कुल 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 उससे पहले जो इन कार्यक्रमों में जाने से पहले उन्होंने जो वन की अपनी वो है, तो वन मंत्री तो रहे या वन लगा के भी गए, वन मंत्री बनाए गए थे और हिमाचल प्रदेश में वन मंत्री भी थे, और उन्होंने अपने पुराने मंत्रालय जो उनके पास था उनके विभाग का कार्यक्रम में पेड़ भी लगाए बिल्कुल बिल्कुल और अहमियत भी बताई पेड़ों और पौधों की। बिल्कुल उससे पहले जो है उन्होंने एक ट्रिपल एच में जी जो है पीसी करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बिल्कुल उसपे उनके सामने उन्होंने बहुत सारी बातें रखी और जो सबसे बड़ी बात थी, जो आपदा में बार बार कांग्रेस उनको घेर रही थी कि 1500 जी करोड़ रुपए कहाँ है, 1500 बिल्कुल रुपए करोड़ रुपए नहीं आते, तो उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरते हुए बोला जी कि ये पहले अपने कागज तो दे दे, इनके सीधा जेब में थोड़े डाल दूंगा, बिल्कुल 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 केंद्र बिल्कुल सीधा इनके लिए तो देगा नहीं, बिल्कुल इनसे कागज कागज भेजे तो ये इस ढंग से तो नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि कितनी योजनाएं, कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया, जो केंद्र ने जो जो मदद करी उन्होंने खुलकर बोला। बिल्कुल 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 अब इस पहलू को मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके बारे में कांग्रेस क्या कहेगी, जो आज वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के गई है। बिल्कुल 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 ऐसा ना हो कि मैं ना मानूं। जी बिल्कुल 1500 करोड़ की बात के लिए भी बोले कि भाई पता नहीं क्या बोल के गए, हमने तो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा वो कर रखा, घोषणा भी प्रधानमंत्री ने करी है। बिल्कुल 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 इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ऐसा बयान भी आ जाए, जी जी बिल्कुल 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 क्योंकि ऐसा ही कुछ हिमाचल की राजनीति में तो चल ही रहा है, वो तो आप भी जानते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
अब जब मुख्यमंत्री के लिए उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जहां हूं खुश हूं जी, और उन्होंने जो है जहां पर भी हूं मैं बहुत खुश हूं और मजे में हूं, आनंद में है। जी, और वो जो है उन्होंने इस बात को टालने की कोशिश करी और इस प्रश्न को टालने की कोशिश करी, ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक आदमी है और उनको अपनी पार्टी के बारे में भी पता है, खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो ऐसा कोई वो शब्द भी नहीं बोलेंगे कि वो सीधा तौर पे बोल दे कि मैं आ रहा हूं। बिल्कुल, 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 जाहिर तौर पर। तो ये तो देखिए जो है तो इनका वो खुद राष्ट्रीय उसमें रहे, ये त्रिदेव थे वहां पर भी, ये बिल्कुल, तीसरे बिल्कुल, सबसे शक्तिशाली आदमी रहे हैं पार्टी के, बिल्कुल, शक्तिवाद। बिल्कुल, तो देखिए वो सीधे तौर पे भी बोल सकते थे, लेकिन वो ऐसे पार्टी के बाहर, पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई भी ऐसा शब्द कहना ही नहीं चाहते थे। बिल्कुल, 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 लेकिन उन्होंने एक बात कही जब उनसे पूछा गया कि भी ये ओपीएस का मामला क्या है, जी, जी, उन्होंने बड़े उससे कहा कि यार ये ओपीएस का मामला तो ये है कि ओपीएस के मामले में, और एक शब्द कुछ और बोला कि इसके बारे में तो जयराम जी ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल, 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 ओपीएस के सबसे बड़े भुक्तभोगी जयराम ठाकुर ही है। कहते ये ज्यादा बेहतर यही बता पाएंगे। और बिल्कुल, लोगों का में चर्चा आ गई कि ये जो है नड्डा जी ने जयराम जी का नाम डिक्लेयर कर दिया है, जी, जी, लेकिन उसको अच्छे ढंग से तो सुन ले कि वो कह रहे कि जी उन्होंने तो सीधा जयराम जी का नाम ले लिया, तो उस प्रेस बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस को थोड़ा गौर से सुने। जी, पत्रकार ने ओपीएस के बारे में प्रश्न पूछा था बिल्कुल, 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 और बिल्कुल, उन्होंने बड़ी वो क्या बोलते हैं गुगली डालते हुए जो है उसका जवाब दिया है, बिल्कुल, 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 क्योंकि बिल्कुल, खमियाजा ओपीएस का ही भुगतना पड़ा ना इस सरकार को जाने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सबसे बड़ा तो उन्होंने कहा खमियाजा तो जयराम जी ओपीएस का बेहतर ही बता बताया पाए। गया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जयराम जी बेहतर बता पाएंगे। जी, हो सकता है कि मेरे को समझने में कुछ गलती लगी हो, लेकिन मुझे लगता है कि यही बात रही होगी, बाकी तो आप नहीं, भी ऊपर बता से सकते भानु हैं। और भाई ऐसा है ना, देखिए हर जी इंसान इस बात की विवेचना अपनी तरह से करेगा। जी गुलजार ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, हमारे मित्र हैं, आपको पता है। कई बार जी हम गुत्थम गुत्था भी हो जाते हैं, लेकिन गुलजार ठाकुर जी ने उसी बात को लेकर के कहा है। बोला भानु सर बीजेपी से सीएम जेआरटी यानी कि जयराम ठाकुर ही बनेंगे। आज नड्डा जी ने इशारा भी कर दिया है, बोला तो अब यही इशारे की बात हो रही है। लेकिन गुलजार जी मैं इसी बात को कहूं कि ओपीएस की बात की कि जयराम बताएंगे, इसका क्या मतलब हुआ, आप खुद समझाइए। सीएम बनने के लिए थोड़ा ना प्रश्न पूछा गया था, ओपीएस के लिए पूछा गया था। तो अब जिस बात का उत्तर नड्डा नहीं दे सकते, वो जयराम ठाकुर कैसे दे देंगे? नहीं, वो नड... बताना चाहते थे ना कि ये ओपीएस का ही खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर ये बिल्कुल, विधानसभा बिल्कुल, में ओपीएस बिल्कुल, की बात ना रखते जयराम बिल्कुल, जी, बिल्कुल, तो इतना बिल्कुल, बड़ा खमियाजा ना भुगतना पड़ता। बिल्कुल, बिल्कुल, ओपीएस लगा तो नहीं दिया था, सिर्फ गारंटी दी थी ना, जैसे और 10 गारंटियां दे रखी है। जाहिर तौर पर। गारंटी थी ना, लेकिन जो इनका एक वीडियो जो है बार बार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था और चुनावों में ज्यादा वायरल हो रहा था कि जिसको भी मतलब जिसको भी ओपीएस चाहिए वो बिल्कुल, चुनाव लड़ बिल्कुल, लेना, जिसको भी पेंशन या ओपीएस चाहिए। बिल्कुल, 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 अपनी पेंशन के बारे में नहीं बात करते, इनको कर्मचारियों की पेंशन का जवाब दे मांगना था, वो जवाब दे दिया हिमाचल की जनता ने। बिल्कुल, 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 तभी तो आज विपक्ष का वो टीस तो है, देखिए नड्डा जी को ये टीस तो है। बिल्कुल, जाहिर तौर। उन्होंने तो कुछ और सोचा था, हुआ कुछ और। बिल्कुल, जहाँ आप पूरा देश जीत चुके होते हैं और अपना प्रदेश में हार सहनी पड़ती है, तो बहुत ही एक अंदर से एक अंतरात्मा तो कहती है ना कुछ, उनको एक टीस थी। बिल्कुल, बिल्कुल, जाहिर तौर लेकिन पर। आज उन्होंने बड़े बड़े प्यार से अपनी कॉन्फ्रेंस को किया और सारे शब्दों के बाद से ही सब कुछ कहते चले गए। बिल्कुल, 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 और समझदार को इशारा ही काफी होता है। बिल्कुल, 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 लोगों ने बिल्कुल। आज जो है जयराम जी को मुख्यमंत्री बना दिया है कि वही कैंडिडेट है, लेकिन वो नारा भूल गए कि सीएम की कुर्सी हमारी है, संगठन सबसे भारी है। बिल्कुल, 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 इसलिए हिमाचल का जो है हेडमास्टर अभी तय नहीं हुआ है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और भानु तो भाई इसलिए इसी इसी कार्यक्रम में मैं ब्रेक कर देता हूँ। जी बोला बिंदल और जयराम कल नड्डा जी के आगे नतमस्तक हो गए हैं पूरी तरह कि कौन कौन आप डॉक्टर राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर, क्योंकि इन दोनों के मुख्य ही मध्य ही ऐसा मान के चल रहा था। आवाज भारतवर्ष ने भी कहा था और हमारे जी सूत्रों ने भी आज कहा कि इन दोनों के बीच जो है वो बड़ी गहरी लड़ाई जो है वो चल रही थी सीएम पद को लेकर। तो नड्डा जी ने बातों ही बातों में दोनों को समझा दिया है कि बच्चों केंद्र हाईकमान तय करता है। मुख्यमंत्री आप में से कोई भी गलतफहमी ना पाले कि आप में से कोई बनने जा रहा है। जो भी बनेगा वो पार्टी हाईकमान तय करेगी और पार्टी हाईकमान किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाती है बोला वो सबको पता है।
तो इसलिए बड़े साफ स्पष्ट तरीके से, इशारों में नहीं बल्कि कड़े शब्दों में समझा दिया गया है कि पार्टी जीतेगी तब तो मुख्यमंत्री बनेगा, पहली बात। भाई दूसरी बात, अगर पार्टी इसी तरीके से गुटबाजी में बटी रहेगी तो जीतेगी कैसे? और इसी के साथ तीसरी बात यह जाहिर तौर पर कि पार्टी निर्णय लेगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी गुटबाजी को बिल्कुल भी हवा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए संगठन ही सर्वप्रथम था, सर्वप्रथम है और सर्वप्रथम रहेगा। और यह समझ के चलिए कि दिल्ली से यही संदेश लेकर के नड्डा जी आए। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, वो पूर्व में संगठन के इस टाइम अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है और संगठन को अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने हमारा प्रदेश नहीं, पूरे और जो है देश के जिलों में जो है और राज्यों में जाकर जो है चुनाव जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपना राज्य हार जाना ये अपने में तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, और उनके और इशारा भी करता था जाहिर तौर पर, इसमें कोई। और उन्होंने कार्यक्रम में ये भी कहा था कि बिलासपुर जब अपने घर के कार्यक्रम में आए हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जन्मदिन था किसी का, तो उसमें उन्होंने इशारा कर दिया था कि तैयार रहे। बिल्कुल 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 तैयारी करके रखें 2027 के लिए। जाहिर तौर उस टाइम सभी ने वो लगाना शुरू कर दिया था कि आंकलन करना शुरू कर दिया था कि नड्डा जी आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इनकी रातों की नींद जो है बाकी नेताओं की जो सपने सजा कर बैठे उनकी गायब हो गई थी, गौन हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और भानु भाई, मैं सीधे इसी बात को जोड़ते हुए हैं, गुलजार ठाकुर जी को माफ कीजिएगा, गुलजार ठाकुर जी ने ही कहा था। तो ठाकुर साहब को जितेंद्र पाल जी की जो है वो टिप्पणी भी बता देता हूं। जितेंद्र पाल जी बोल रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री, इसके लिए भाजपा हाईकमान हिमाचल के मुख्यमंत्री के लिए किसके नाम को इसके लिए चौंका भी सकती है, क्योंकि भाजपा में मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनने का पता कुछ देर पहले ही लगता है। बोला इसके लिए मैं, आप और अन्य कोई कभी समझना नहीं लगा सकती है। मतलब आप समझ रहे होंगे भावना को। राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। बोला इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार के मुख्यमंत्री इन बातों को रेखांकित करते हैं कि काम करने वाले के लिए भाजपा के दरवाजे सदा खुले रहते हैं और सीएम का मुख्य पद तक पहुंच जाते हैं। सीएम के मुख्य पद तक जो है वो काम करने वाले कब पहुंच जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन कोई अपने आप को पहले ही मान के बैठे कि मैं ही बनूंगा, तो ये महज और महज एक गलतफहमी है। देखिए, आते सारी नड्डा जी ने जो पहला कार्यक्रम किया वो संगठन को लेकर किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संगठन ही सर्वोपरि है, बिल्कुल, उससे बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने पहला इशारा यही किया कि संगठन है तो हम है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये गुटबाजी चल रही है और जिसकी सूचनाएं केंद्र तक भी जा रही है और उनके शीर्ष नेतृत्व को भी जा रही है, तो वो इस मामले में तो इस बारी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इस बारी कोई गलती नहीं करना चाहते। ये इस तरह की कोई गलती हो जाए। और देखिए, उन्होंने अपनी एक बात को रखा कि इससे बड़ी गर्व की बात, और प्रदेशवासियों के लिए भी इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। जिस दिन धारा 370 का वो हो रहा था जी, तो जो वो उनके राइट हैंड में बैठे थे जयराम जी, ये नड्डा जी, अमित शाह जी के, बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने खुलकर बताया कि जिस टाइम वो कर रहे थे तो उसका जो बटन दबाने का वो है, वो मौका मुझे मिला जी। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, एक उन्होंने तो एक लिखा इतिहास तो लिख ही दिया धारा 370 हटा के, और उसका बटन दबाने वाले हमारे नड्डा जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर नड्डा जी ने वो बटन दबाया है और अमित शाह जी के साथ बैठा है तो प्रदेशवासियों के लिए ये भी प्राउड की बात है। जाहिर तौर पर इसमें मैं इसीलिए तीसरे नंबर के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति बोल रहा हूं भानु भाई। और अब भी है, सबसे बड़ी बात, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उसके बाद भी उनकी ताकत उसी तरीके से बरकरार है, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा में नेता सदन है जगत प्रकाश नड्डा जी। वो कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। राज्यसभा अपर हाउस माना जाता है। आपको पता है कई लोकसभा में चुने जाने वाले एमपी ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है कि काश एक बार राज्यसभा जाने का मौका। देखिए, ऐसे में मुझे भी लगता है, कई बार तो ये लगता है कि देखिए मोदी जी उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। जी जी। ये तो मतलब इसीलिए लगता है कि कहीं एक दूसरी लाइन पर ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, सुक्खू के निशाने पर तो जयराम ही चली रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि कौन होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
इसीलिए तो क्वेश्चन मार्क छोड़ के ये जो है आज नड्डा जी भी जो है गोल गोल घुमाते रहे सबको, सीधा इशारा कोई बिल्कुल नहीं बिल्कुल। और एक टिप्पणी और मुकेश जी को लाने से पहले पढ़ देता हूं भानु भाई। आकाश सिंह चौहान, बड़े दिनों के बाद जुड़े हो आकाश, आपसे शिकायत है छोटे भाई हो, आप बहुत बहुत दिनों के बाद आए हो, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल दिल खुश हो गया आपको देख करके। वो आकाश जी बोल रहे हैं, बोला मुकेश जी एक बात तो है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो रबड़ स्टैंप ही होगा, बोला, क्योंकि बीजेपी कभी भी किसी जन आधार वाले नेता को आगे नहीं बढ़ाती। राजस्थान और मध्य प्रदेश ही देख लो, बोला। गजब गजब आकाश, ऐसी टिप्पणी की बहुत बहुत मिस कर रहे थे, बड़े दिनों के बाद आप आए और कमाल कर दिया। मुबारक हो मेरे भाई, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा लगा इस टिप्पणी को सुन के। भानु भाई आप भी जरा टिप्पणी दे दीजिए इसके ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक बात उठी कि भैया जो है वो मतलब जो है आपके निर्देश लेने पड़ते हैं दिल्ली से जी। जैसे सुक्खू के लिए बात उठ रही है कि दिल्ली से निर्देश लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनके ऊपर को उंगली उठा रहे थे कि जो ये पार्टी है, बिल्कुल प्रश्न था कि भाजपा जो है वो रिमोट कंट्रोल से चल रही थी जयराम जी की सरकार के समय। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तो नहीं चल रही थी, लेकिन सुक्खू की पार्टी जरूर चल रही है, कांग्रेस पार्टी, दिल्ली के रिमोट से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इशारे में उन्होंने नीरज भारती वाली को बात को सीधे तौर पे नहीं कहा है, नहीं जाहिर तौर पर उन्होंने सीधे सीधे बहुत बड़ा संदेश दिया है, ये बहुत बड़ा संदेश दिया भानु भाई। और दूसरी चीज जो है, अभी आकाश वही बोल रहे हैं कि मुकेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, लीडर का हाउस इन राज्यसभा में ये लॉयल्टी पर बनते हैं ना कि काबिलियत से। अब देखिए ये आकाश सिंह चौहान सीधे नड्डा जी के ऊपर ही तीर मार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आकाश जी मैं एक बात कहूंगा, देखिए नड्डा जी से हम चाहे सहमत हैं किसी विषय पे या नहीं है, लेकिन अगर विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हिमाचल जैसे छोटे से राज्य से बनता है, माफी चाहूंगा भानु भाई 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं, लेकिन आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की इस पूरे देश के नक्शे में जब आप देखेंगे ना सांसदों के आधार पे ताकत, तो ना के बराबर 4 सांसद आते हैं यहां से लोकसभा के और 3 राज्यसभा के, यानी कि कुल मिला के 7 सांसद, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से अकेले से ही 80 सांसद निकल के आते हैं, बिहार में 40 से ऊपर आते हैं, पश्चिम बंगाल में 40 से ऊपर आते हैं, तमिलनाडु में 40 से ऊपर आते हैं, महाराष्ट्र से 40 से ऊपर आते हैं और मध्य प्रदेश में 40 के करीब आते हैं। आंध्र प्रदेश में आपको कितने आते हैं आप खुद बताइए। आंध्र और तेलंगाना को जब मिला लेते थे तो 45 की आपकी रेखांकित हो जाती थी चीज। अब भी उनमें बहुत बड़ी लेवल पे सांसद आते हैं, लेकिन इन तमाम राज्यों के होते हुए भी इस 4 सांसदों वाले प्रदेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया था मोदी जी ने, और उसके बाद एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी दिया था जिसके पास एक नहीं बल्कि भारी भरकम 2 मंत्रालय थे अनुराग सिंह ठाकुर के पास। क्या हिमाचल प्रदेश के लिए यह गर्व का विषय नहीं है? आज तक के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इतने महत्वपूर्ण पद क्या किसी और ने दिए थे कभी हिमाचल प्रदेश को? और अगर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आता है, आप बोल सकते हैं कि उनकी लॉयल्टी थी। हर कोई आदमी लॉयल कोई बनाता है, कोई पार्टी अपने विरोधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है क्या? आप मुझे उत्तर दीजिएगा। लेकिन जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में इस व्यक्ति ने, जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया है, अपना कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया है, और अब किसी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इतना लंबा कार्यकाल जो है पा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता अमित भाई शाह भी इतना लंबा कार्यकाल नहीं पा पाए, इन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड और इतना बड़ा जीत का इतिहास बना दिया जगत प्रकाश नड्डा ने। इस इतिहास को छू पाना भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल किसी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लेना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। देखिए वो बहुत समझदार राजनेता है और बड़ी समझ से बात करते हैं, क्योंकि देखिए पर मुझे थोड़ा सा दुख तो हुआ, उनको इस बारे में शायद टिप्पणी भी कर देते, लेकिन देखिए वो एक पॉलिसी मैटर भी होता है, वो बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल, युवा बिल्कुल, मरा है हमारे हमीरपुर का, 3 युवा मरे हैं, जो जहाज लेके आ रहा था तेल का, बिल्कुल उसमें बिल्कुल 3 युवा मरे हैं, जिसमें से एक हमीरपुर का युवा भी था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उन्होंने सीधा कहा कि यारे क्या छोड़ो ना, बाहर की क्या बात करनी है, हिमाचल की बात करो, हिमाचल की। जी जी। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो हिमाचल का ही युवा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर तौर पर ये टिप्पणी बिल्कुल ही निराशा का भाव पैदा करती है भानु भाई। बिल्कुल, देखिए आप अमेरिका को नहीं घेर सकते थे, लेकिन आप टिप्पणी तो कर देते, थोड़ा सा ही घेर लेते।
बिल्कुल लेकिन हम भी बिल्कुल जानते हैं कि राजनीतिक दबाव है, इस बारे में अब ज्यादा नहीं कहूंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती, तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें दबाव नहीं डालूंगा। जी। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि इस बारे में भी दो शब्द कह देते बिल्कुल तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगता, बिल्कुल क्योंकि एक संदेश जाता। हिमाचली हिमाचलियत की बात करते हैं हम लोग, और देखिए यहाँ पर सेना में बहुत लोग हैं, बिल्कुल 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 और बिल्कुल हमारे जाहिर तो तौर देखिए हमीरपुर मंडी की तरफ को देखें, और भी जिले हैं, वहां बिल्कुल से आर्मी में बहुत लोग हैं। बहुत सारे हाँ, भानु भाई, जितना जितना अगर मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, जितना हिमाचल प्रदेश का युवा आर्मी में जाता है, माफ चाहूंगा, सुरक्षा बलों में, सुरक्षा दलों में, डिफेंस फोर्सेस में जाता है, उतना पूरे देश में मुझे नहीं लगता किसी दूसरे, क्योंकि यहां तो गांव गांव में इतना जुनून होता है और देशभक्ति का जज्बा है हमारे युवाओं के अंदर। बिल्कुल देखिए, और साथ खास करके हमीरपुर से ज्यादा जवान जाते हैं। बिल्कुल 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 तो इसमें ऐसे में दो शब्द कह देते, बिल्कुल सिर्फ शौकी प्रकट कर देते। बिल्कुल लेकिन जाहिर मैं तौर समझ सकता हूँ, मजबूरी मैं भी जानता हूँ, आप भी समझते हैं मुकेश जी। लेकिन गलत बहुत सारी बात तो बात गलत होती ही है। रहेगी ना भानु भाई, इसको देखिए, मजबूरी के तराजू में कैसे तोल सकते हैं? बस मुझे अमेरिका को यही आप लगा अपने कि सिर पे बिठा लें तो उसके जिम्मेवार हम हैं क्या? देखिए वही तो बात है कि आप बोलते हैं ना, दो शब्द बोलते, बिल्कुल उनको लगा जाहिर कि तौर पर क्लास लगानी चाहिए और निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूं। तो आप क्यों घबरा गए? आप तो पहाड़ी बिल्कुल आदमी बिल्कुल हो, बिल्कुल बिल्कुल आप बोल देते ना अमेरिका के खिलाफ दो शब्द, जाहिर तौर पर। और दुख जाहिर भी कर देते। मुझे बस थोड़ी सी उनसे मतलब थोड़ा सा ये लगा कि मैं मतलब, देखिए मैं तो कोई बहुत बड़ा वो पत्रकार नहीं हूँ, पर लेकिन मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा। हिमाचली हूँ, हिमाचलियत की तरह नहीं, बात कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल आपका मुद्दा बिल्कुल जायज है भानु भाई, और ये निश्चित तौर पर शर्म की बात है किसी भी व्यक्ति के लिए अगर इस तरीके की बात कही गई तो। देखिए फिर तो उससे बढ़िया तो अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर ने कम से कम इस मामले में शोक भी प्रकट किया, बकायदा वीडियो भी बनाई, उसमें उन्होंने अपना बयान भी दर्ज किया, और परिवार के लोगों से संपर्क साधकर उनके साथ जो है अपने भाव भी प्रकट किए। बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल और साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उनके साथ फोन पे कांटेक्ट किया। और परिजन क्या चाह रहे थे कि सिर्फ उनके घर पर जो है उस बच्चे की जो है शरीर पहुंच जाए, बिल्कुल 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 उसका देह जो है उसके घर तक पहुंच जाए। तो देखिए, आप ही के पार्टी के नेता, वो हमीरपुर से ही है, हमीरपुर का ही बच्चा है, उनकी तो उन्होंने बोला, लेकिन आपसे एक अलग उम्मीद थी। बिल्कुल 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 लेकिन आप इस प्रश्न को ही खा गए। अरे हिमाचल की बात करो, बिल्कुल बिल्कुल हमारा आप सुलझे हुए राजनेता है, पर लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से दो कदम आगे बढ़कर जाहिर तौर पर ये इसमें शब्द भी कोई दो कह राय देने नहीं है चाहिए। भानु भाई, कुछ चीजें होती हैं जहां पर राजनीति छोड़ देनी चाहिए इंसान। इंसानियत बहुत बड़ी चीज और होती है। इंसानियत से बड़ा ना कोई धर्म है, ना इंसानियत से बड़ा कोई कर्म है, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं। देखिए और इस बात अगर में इस इंसान, तरीके की बातें कही जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली बातें हो जाती हैं। बिल्कुल देखिए, अब एक व्यक्ति ने तो दी, आपके पार्टी के अनुराग ठाकुर ने तो बयान दिया, लेकिन आप भी बोल देते दो शब्द, बिल्कुल 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 आप सिर्फ शोक प्रकट कर देते, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाता। जाहिर आप तौर गोल गोल भी तो घुमा सकते हैं जवाब को। नहीं, गोल घुमाने की आवश्यकता ही क्या है भानु भाई? आप घेरते, सीधी अमेरिका को ही बात, घेरते गलत थे। बात तो गलत रहेगी ना। बिल्कुल आज उसका ट्रंप जवाब, जो है वो बयान जारी करके कह रहा है कि हमने हमला ही नहीं किया, जबकि उनकी आर्मी इसको वो पुख्ता कर चुकी है बाकायदा कि हमला हमारे द्वारा ही हुआ गया, वो बयान से पलट गया। आप क्या ऐसा बयान नहीं दे सकते थे कि निश्चित रूप से अमेरिका से जो है वो इस मुद्दे को जरा सख्त लहजे से उठाया जाएगा? इतना कहने में क्या दिक्कत परेशानी हो जाती? कहां आपके संबंध बिगड़ जाते? देखिए आप उसको, कम से कम अमेरिका से ये तो पूछेंगे ना कि भले मानुष तू बता तो सही, तूने क्यों चलाई? स्टेट ऑफ हार्मूज से अगर हम तेल निकाल के लेके जा रहे हैं, हम अपने रिस्क पे लेके जा रहे हैं, इंडियन फ्लैग उस जहाज को आइडेंटिफाई करना क्या मुश्किल बात थी? तूने मारा वहां पे मिसाइल, तो क्यों मारा? उत्तर तो दे, एक बार आंख में आंख डाल के बात करना तो सीखिए। फिर किस तरीके का 56 इंच का सीना? मैं तो सीधे कहूं, गलत बात किसी की भी गलत ही रहेगी, चाहे कोई हो। बिल्कुल इसीलिए मामला बहुत गंभीर था, तो इसलिए मेरे को लगा कि हमारे को अपने दर्शकों को भी अवगत करना नहीं चाहता बिल्कुल, था मैं कि, और ये बिल्कुल इस बात पे, मुझे कोई राजनीति, हम आपको पता ही है हमें राजनीति करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन इन राजनीतिज्ञों की साड़ में कोई गलत बात कहेगा तो आवाज भारतवर्ष अगर प्रशंसा करना जानता है अच्छे काम के लिए, तो निंदा भी उसी लहजे में करेंगे आप। हमें मैं कोई तो ये फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप कितना शक्तिशाली है या कौन कितना शक्तिशाली है। और निश्चित रूप से अगर दोस्ती हो भानु भाई, तो वो बराबर की दोस्ती होती है, झुके हुए और गर्दन अकड़ करने वालों के बीच दोस्ती नहीं होती कभी भी। बिल्कुल, और दोस्ती सब जो होती है वो सबसे ऊपर होती है। अगर अमेरिका अपने को दोस्त कहता है तो आज उस अमेरिका से पूछा जाना चाहिए कि दोस्त की पीठ पे खंजर क्यों घोंपा?
मैं तो दोस्ती को भगवान का स्थान देता हूं भाई साहब। बिल्कुल जाहिर तौर पर। तो दोस्ती पे गद्दारी, वो कहते थे ना, पहले भी कहते थे मैं साफ कह रहा हूं, अगर नड्डा जी ने इस तरीके की बात की तो उस बात की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कहते ना वो चीनी चीनी भाई भाई, तो हमारे साथ क्या हुआ था? बिल्कुल 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 खंजर। तो तभी कहता हूं कि जो भाई भाई वाली बात नहीं, जो दोस्ती है, और दोस्ती जो है वो मैं भगवान से भी ऊपर रखता हूँ। जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आप मुकेश जी अगर को दोस्त लेके है तो आते उसको हैं। घेर चलिए देना, आप हमारे अपनी तो बात 3 युवा पूरी मर कीजिए गए। भानु भाई। जी, क्या पूछा सर आपने? नहीं, मैंने बोला आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुकेश जी को भी लेके आते हैं, नहीं तो आज भी फिर 50 मिनट 51 मिनट हो गया। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि दोस्ती में कहीं ना कहीं खंजर तो गोदा गया ना। जाहिर तौर पर मैं तो मुंह पे कह रहा हूं, मैं पीठ पीछे नहीं कह रहा। अगर दोस्त है तो फिर ये किस बात का दोस्त है जो हमारी पीठ पे खंजर घोंप रहा है? तो 2 शब्द तो बनते थे। बिल्कुल। राउंड स्टॉप नहीं करना चाहिए कि आप कहानी नहीं, जाहिर तौर पर भानु भाई, और आप अगर एक स्वतंत्र, आप एक देश हैं, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आप बोलते हैं विश्व गुरु हैं, आप बोलते हैं कि भारत का कद बहुत बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर आपको भारतवासियों से जुड़े मुद्दों को भी उसी तरीके से, उतने ही पुख्ता तरीके से उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपके ऊपर तो देश की जिम्मेवारी है, ये तो आपके बिल्कुल। और अगर अमेरिका से, ठीक है, आप काफी बातें, ट्रंप बोलता है, झूठ बोलता है, सबको पता है, आप नहीं कहना चाहते, हम मान लेते हैं कि आपकी राजनीति करने का तरीका कुछ हो रहा है, लेकिन ये राजनीति से ऊपर उठने वाली बात। इस देश को चलाने के लिए तेल के टैंकर अगर कोई जहाज लेके आ रहा है और उसके ऊपर ये अमेरिका इस तरीके से हमला करता है, तो उससे पूछा जाना चाहिए कि तुझे क्या दिक्कत परेशानी है, और अगर किस तरीके से कोई दोस्ती निभा रहा है तो किस काम के, फिर दुश्मनों की क्या जरूरत अगर ऐसे दोस्त पालने हैं। तो इसलिए उनकी एक टिप्पणी बनती थी, लेकिन देखिए अब और भी उनके बयान आए हैं, तो चलो अभी चर्चा करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि मुकेश जी को साथ में जोड़ लेते हैं। बिल्कुल मुकेश जी, आपकी पहली टिप्पणी, हालांकि थोड़ा सा हम डीरेल हुए हैं टॉपिक से, लेकिन ये मुद्दा इतना भावनात्मक था जिसपे आवाज भारतवर्ष को जाहिर तौर पर जो है वो टिप्पणी करना अत्यंत आवश्यक था, और मैंने इसीलिए इस बात को बड़े खुल के कह दिया है, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंप कितने शक्तिशाली, हमें नहीं पड़ता। एक सिंगल जान है, वो आज भी जानी है, कल भी जानी है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत परेशानी है ना ही। हमारा सीना जो है इतना बड़ा है, लेकिन जितना भी है उसमें इतना तो दम है कि सही को सही और गलत को गलत कह दें, और अगर किसी व्यक्ति की, किसी युवा की जान गई है तो निश्चित तौर पर फिर उस जान का हिसाब मांगना बनता है। सत्य तो कठोर होता है और बोल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच तो बोलना ही चाहिए, जाहिर तौर। और सच से मुझे डर भी नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं, डरने की आवश्यकता क्या है? किसी का खा के बैठे हुए हैं क्या? कुछ कड़वा सच ही रहेगा। बिल्कुल। आपकी पहली टिप्पणी, आप कैसे इस तमाम, क्योंकि नड्डा जी के ही उससे हम शुरू कर रहे हैं कि नड्डा जी का सपना था, सब जानते हैं, और अब आज जो नड्डा इतने शक्तिशाली हुए हैं, और नड्डा जी के इस दौरे को, 2 दिवसीय दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? और ये जो नया नैरेटिव सेट करने की बात हुई है, और सबसे बड़ी बात मुकेश जी कि आज 10 गारंटियों का कोई हिसाब नहीं पूछा गया, आज एक नया नैरेटिव सेट किया गया जिसमें केंद्र से कितनी सहायता किस एवज में मिली वो भी गिना दी गई, और पूरे हिसाब के साथ गिनाई गई। 40,000 करोड़ तो अकेला सड़कों का ही गिना दिया गया। तो जब ये इतना पैसा आ रहा है तो ये जा कहां रहा है? ऐसा है शर्मा जी कि अगर नड्डा जी को यहाँ पर आना पड़ा और बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पर इनको प्रोजेक्ट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी तो महसूस है। जी जी, क्योंकि जो पिछला जो कार्यकाल रहा है ना, वो एक मतलब एक ब्लोट था ये हिमाचल के ऊपर, जयराम के टाइम का ये एक धब्बा था, और उस धब्बे ने इनको इस लेवल पर मजबूर कर दिया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो इतना लंबे टाइम तक देश की राजनीति के अंदर रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे इतनी बड़ी पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, उनको यहाँ पर इलेक्शन के अंदर उतरना पड़ा। सिर्फ एक छोटी सी स्टेट, मतलब स्टेट छोटी नहीं, उसको आप उस तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर पॉपुलेशन स्टेट के साइज के हिसाब से उतनी नहीं है जी। तो चलो, अगर वो आते भी हैं तो वैसे तो एक एडवांटेज है पब्लिक के लिए कि एक इतने बड़े ओहदे का आदमी यहाँ पर आता है जिसकी डायरेक्ट अंबानी, अडानी और जितने भी लोग हैं इनसे, सबसे ये लगातार टच में भी है, मिले हुए भी हैं, और कोई ना कोई अच्छे प्रोजेक्ट अपने देश, अपनी स्टेट के अंदर लगवाएंगे, उसका बेनिफिट शायद यहाँ के लोगों को मिलेगा, ताकि लोगों को रोजगार मिले यहाँ पर। एक इसके पीछे ये कारण भी हो सकता है। बाकी ये है कि मैं तो एक बात मानता हूँ कि जब भी, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई सिफारिश
किसी काम की लगवानी है ना, तो पहले ही सबसे बड़ी ले जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके पास अवेलेबल है। अगर आप पहले सोचो पहले मैं कलर की सिफारिश लगवाऊं, नहीं माने तो फिर असिस्टेंट की लगवाऊं, फिर मैं सुपरिटेंडेंट की लगवाऊं, फिर मैं अफसर की लगवाऊं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। सिफारिश तो इन्होंने भी एक ये वही गेम खेला कि पहले ही जो इनके पास टॉप मोस्ट अवेलेबल था उसको ही फायर कर दिया एक किस्म से। अच्छा, तो उसका जो बेनिफिट उनको लग रहा है कि उन्होंने जो बातें आगे बोली है वो शायद अनुराग ठाकुर जी भी नहीं बोल पाए, जी क्योंकि इनके पास आंकड़े भी थे, इनकी नॉलेज में सारी चीजें थी, और वो हिसाब भी मांग रहे थे कि भाई आपको पैसा दिया, लेकिन वो पैसा गया कहाँ, लोगों के पास वो पहुंचा, जिस योजना के लिए वो दिया गया था वो योजना कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। आपने पैसा अपनी मित्र मंडली को बांट दिया, उन्होंने सारेआम बोला ये सारी चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो अब आप जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लग तो रहा है, वैसे तो मैं पहले कह रहा था कि अनुराग ठाकुर जी भी अगर यहाँ पर आते हैं तो एक रास्ता ठीक बन जाएगा, लेकिन अगर नड्डा जी आते हैं तो और भी ज्यादा एडवांटेज है। लेकिन दोनों में से एक अगर यहाँ आता तो दूसरा तो अंडरस्टूड है कि वो तो सेंटर की राजनीति में ही रहेगा फिर वो। और इनको लाने का मतलब है, हो सकता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो इस तरीके से अभी चेंज किया, तो इसके पीछे पहले इनका विजन यही हो कि उनको यहाँ की राजनीति में सेट करना और ऐसे टाइम पर लेकर आना है। उनको समय बहुत हो गया था। हाँ, समय भी नहीं, समय बहुत हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बदलना था क्योंकि उनको लंबा अरसा हो गया था, लेकिन नहीं, वो तो अपना कार्यकाल इतना क्रॉस कर चुके थे जितना संविधान में भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी नहीं है। पहली बार चुने गए, फिर दूसरी बार, मतलब बढ़ता गया, इतनी एक्सटेंशन उसके बाद एक्सटेंशन ही आना बंद होगी, उसके बाद किसी का पूछना ही बंद हो गया, किसी को पता ही नहीं लगा। वो सबको तो ये लगा कि जैसे मोदी जी परमानेंट हो गए हैं वैसे ही नड्डा जी परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। ये तो बहुत मजबूरियों के चलते रिकॉर्ड में नाम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वैसे तो चलो अच्छी बात है कि एक मैच्योर पर्सन यहाँ पर आए जिनको राजनीति का लंबा अनुभव है। हालांकि चलो स्टेट की राजनीति में इतने ज्यादा नहीं रहे वो, लेकिन नहीं, हिमाचल की राजनीति को बहुत अंदर तक समझते हैं नड्डा जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक कूल माइंड भी है, समझ भी है, और मतलब एक ग्रिप भी है कि भाई जैसे ये आए हैं तो जो लोग इधर उधर बिखरे हुए थे वो सारे असेंबल भी हो गए, उनके आसपास घूम भी रहे क्योंकि हामी मिला रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो लग रहा है कि मतलब उनको अपनी सिक्योरिटी भी महसूस हो रही है, और उनको वो आप उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा ना, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो कोई वर्ड भूल जाते हैं एकदम से या कोई बड़े दिमाग में नहीं आता, तो मतलब वो जो एक साइकोफ्रेंट वर्ड होता है ना, चमचागिरी वाला, साइकोफ्रेंट का मतलब चमचा होता है, तो चमचागिरी से भी नजर आ रही थी। तो वो चमचागिरी इसलिए आ रही थी कि हाँ में हाँ मिलाने वाले काम करो, कि कभी बाद में जो है ना फिर वो एक दूसरे के ऊपर कभी वो खैनी जर्दे वाले आरोप बनाने शुरू हो जाए कहीं पर। तो आज आपने देखा होगा जब से 2 दिन से ये सारा एपिसोड चल रहा है, तो खैनी जर्दा और वो जो है ना वो नशा नुशा वो तो साइड में हो गया बिल्कुल। उनको ना कोई पूछ रहा, ना कोई भाव दे रहा, उनकी वीडियो ना कोई देख रहा मेरे ख्याल। तो वो भी थोड़े साइलेंट हो लिए, क्योंकि जो कूद फांद होती है ना थोड़ी सी, वो कर करा के बैठ गए, क्योंकि एक दूसरे के पोज उतार लिए। अब वो कुछ कहने के लिए बचा है नहीं। दूसरी बात है कि उनको इनसिक्योरिटी भी महसूस हो रही है कि अगर ये यहाँ पर आ गए तो फिर तो लड़ना तो दूर की बात है कि तो एक तरफा ही हो जाना फिर तो, क्योंकि ना ये गलती इतनी कर चुके हैं, इनके पास आगे भी देने के लिए कुछ नहीं है, और पीछे भी जो आया था वो भी खा पी गए, वो भी कौन से खाते में गया, तो वो जोगिंद्रा बैंक की तरह उनका भी हिसाब किताब नहीं मिलना कभी भी। नहीं देखिए, नहीं वो उन्होंने कह दिया कि जो रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली में है सरकार का। जी तो बहुत बड़ा इशारा कर गया। उन्होंने वो वाला शब्द नहीं कहा कि जो नीरज भारती कह चुके थे, उन्होंने कोई और ही शब्द कहा कि रिमोट कंट्रोल जो है इस प्रदेश सरकार का वो दिल्ली में है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। मनोज जी एक बात देखिए, उन्होंने इस बात का भी आप दूसरे एंगल से सोच के देखिए कि अगर ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर रिमोट है, पिछली बार जो दिल्ली में से रिमोट नहीं चला ना, तो वो आज घर बैठे हैं। जी। अगर वो पिछली बार दिल्ली की इंटरफियरेंस होती, वो गलत लोगों के ऊपर भरोसा कर गए, और उन्होंने जो बंदरबाट करियर जो अपनी लग्जरी के लिए जो ऐशो आराम के लिए सारा पैसा उड़ाया, उसका ही नतीजा है कि 5 साल इनको बाहर बैठना पड़ा, और आज इनको डबल लेबर करनी पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि आसपास का जितना भी एरिया था वो सारा का सारा बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है, सिर्फ ये बीच में फंसा हुआ था। तो अब जो ये सारा सिनेरियो तो इनकी फेवर में आता जा रहा है।
दिख भी रहा है, क्योंकि उन्होंने गलतियां इतनी कर रखी है, तो उनके पास तो वैसे भी बोलने को कुछ है ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकेश जी। केंद्र ने बहुत मदद करी, जब भाजपा की सरकार थी बहुत मदद मिली है, सबसे ज्यादा मदद मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी और भी जब नहीं उनके मना मंत्री करते से वो। पूछा गया, जब मंत्री से पूछा गया तो वो कहता है कि जब हमारे पास था तो हमने खर्चा। अरे किसी के पिताजी की फफोती नहीं है कि आपने इस्तेमाल कर लिया। जनता को उसका जवाब देना पड़ेगा। हमारे टैक्स का पैसा है, इनका नहीं है। यही तो आपने शब्द तो कर दिया कि केंद्र से केंद्र की जो भी राशि आती है वो जी। कभी दान या भीख के रूप में नहीं आती। अलग जी। अलग मदों में अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कीमों के तहत पैसा आता है, और वो जी। पैसा आज नहीं तो कल आपको भरना पड़ेगा। अभी भी जो ये 4,000 करोड़ के करीब लगभग आया, उसमें से सुना 2600-2700 करोड़ के करीब जो है वो क्रेडिट भी हो गया हिमाचल सरकार के खाते में, और उसमें से बहुत सारा एडजस्ट भी हो गया इधर उधर। तो वो भी कोई फ्री में नहीं आया है, वो भी आपको 50 साल की एवज में दिया गया है, जो आपको एक न एक दिन भरना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस 50 बात साल को तो ये मैं तभी तो बोल रहा हूं भानु भाई, इससे किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्तर का पता चलता है कि वो आदमी का बौद्धिक स्तर कितना है, वो किस लेवल तक इन चीजों को सोच सकता है। और अगर इस तरीके से कि हमारे पास था तो खर्च दिया, अरे भाई तुमने अपने पिताजी के अकाउंट से खर्च के निकाला क्या? नहीं जो तो साथ में ये पैसा भी कहते आता हैं है ना, प्रदेश में, एक एक पाई प्रदेश के इस प्रदेश के निवासियों के खून पसीने से निकलने वाली है। वो जीएसटी भरता है एक मजदूर हो, चाहे बड़े से बड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे अमीर आदमी, अगर साबुन तेल भी खरीदने जाता है ना तो उस पर भी जीएसटी देता है। हवा पे भी टैक्स है सर। तो इसलिए जो है इन बातों को तो जो है छेड़ने का मुद्दा ही नहीं बनता है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर पैसे की बर्बादी तो अंधी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है मुकेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, पॉडकास्ट में बड़ा खुलकर बोलते हैं जी, नहीं तो कि हमारे दिक्कत पास क्या है ना, था वो तो हमने पॉडकास्ट खर्चा। करने वाला भी जो है वो वैसा ही बैठा होगा। ये तो और ये साथ में कहता है कि हम 2 मंत्री जीते हैं, कहते जी सिर्फ 2 ही मंत्री जीते हैं, हाँ बाकियों की तो बात खड़ी होगी। हाँ, अरे आप अपने नेताओं उसी के को खिलाफ बोल रहे पूछना हैं कि बाकी चाहिए तो था हार कि गए। भाई वो क्यों हार गए, उन्होंने क्या गड़बड़ झाला किया था, बता क्यों हाँ। जनता ने स्वीकार नहीं किया? स्वीकार, आपको स्वीकार कर लिया। आप तो मुझे डाउट हो रहा है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी के विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं शायद आपको समझ नहीं पाए तरीके से, जी जी बिल्कुल आपको बिल्कुल। गद्दी दे दी। नहीं, ये तो देखो बंदरबाट भी हुई है, पैसे का मिसयूज भी बहुत हुआ है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पब्लिक भी है ना, अभी भी इन दोनों के बीच में ये ऐसी उलझी पड़ी है कि उनको कुछ और नजर भी नहीं आ रहा। बिल्कुल क्योंकि ज्यादा वो ज्यादा घुमाने की बात नहीं सर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो 19 गेस्ट हाउस बन गए ना, वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बस मैं उसी बात के ऊपर आता हूँ कि इतनी बड़ी रकम आई थी जिसके अंदर 3-4 महीने का खर्चा आराम से निकल जाता है वो उस टाइम। गेस्ट हाउस का वो उस तो टाइम इंस्पेक्शन हब थे, वहां से इंस्पेक्शन होती थी वहां बैठ के। नहीं, देखो जयराम वो ठाकुर ने वो तो इंस्पेक्शन हब बनाए थे, वहां बैठ के जय इंस्पेक्शन हो, करते थे। उनको तो हाँ सलाम है सर। क्या मैं तो बोलूं बस। मैं तो पहले ही कहा था कि जयराम में कहीं राम नहीं है और सुखू में कहीं सुख नहीं है। जी जी और जी अब जो है ना, जगत प्रकाश, यही जगत को प्रकाशित करेंगे तो ही कुछ ना कुछ भला होता दिख रहा है। क्या नहीं बात तो नहीं तो जो है ना, इसका यहाँ पर जंगलों में आग लगी पड़ी है, और फिर जो है धूल मिट्टी उड़ती दिखेगी। तो अब तो इन्हीं के ऊपर एक आस बची हुई है कि क्योंकि या और यहाँ फिर पर बोला जैसे मैं कहता हूं अपनी भाषा में, फिर आप हंसेंगे, अनुराग न राग न द्वेष न भय न खौफ न किसी से कोई बैर, ये है अनुराग, जो जिसको हिमाचल का जिसको मिल छोरा गया है अनुराग, बैराग। हिमाचल का छोरा अनुराग, वो हो जाएगा, होगा सबकी पसंद। हिमाचल का छोकरा नहीं, गुजराती में बोलता हूं क्योंकि गुजरात में अक्सर आता, हिमाचल नु छोकरो। खेला होए मुकेश जी, खेला होए मुकेश जिधर जी, खेला देखिए होए। उधर हुस्न के तलबगार बैठे हैं, बोला सैकड़ों मर गए हजारों तैयार बैठे हैं। खेला होवे। और आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो जस्ट शुरुआत है, और अभी तो ये समझिए कि रणभेरी का बिगुल भी नहीं बजा है। लेकिन निश्चित तौर पर जो कहानी बयान कर रहा है, ये सारी तमाम तस्वीरें वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। कहते बहुत सारी चीजें करी। शर्मा जी, ये जो पिछले 10 साल गए हैं जयराम सरकार के और इस सरकार के जी, आपका कैमरा बंद आ रहा है मुकेश जी? हाँ जी, कैमरा बंद आ रहा है। अच्छा, अब मैं एक मिनट जी जो ये पिछले 10 साल गए हैं जयराम सरकार के और सुक्खू सरकार के,
जी। इनका कंक्लूजन क्या है? इनका देखिए, इनका हिसाब किताब कौन देगा, कौन मांगेगा, इसका जो टोटल नेट शेल हम कैसे निकालेंगे कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन आखिर? जी जी जी। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जिसने गलत किया है, क्या उसको कोई सजा मिलेगी? जिसने क्या मतलब वो अपना पैसा खा पी के, आज तक आपने हिमाचल के इतिहास में पंडित सुखराम जी को भी क्यों सजा कैसे हुई थी और उसमें कितनी सजा उन्होंने काटी, आप सबके सामने है। नहीं वो तो हमें लेकिन आज तक आपने, मैं तो सीधे कह रहा हूं, देखिए बड़ी बात नहीं, हालांकि विषयांतर हो रहा है, लेकिन आपने छेड़ दी है बात, तो मैं आपको बताता हूं। पंडित जी, आप भारतीय राजनीति के इतिहास को पूरे के पूरे खंगाल लीजिए, कितने नेता जेल के अंदर गए आज तक? लालू प्रसाद यादव को भी क्यों सजा हुई थी, कैसे हुई थी, वो सबसे किसी से छुपी हुई बात है क्या? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई ही केवल और केवल गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को गिनाते गिनाते। ये घोटाला, वो घोटाला, वो घोटाला, घोटालों की इतनी लंबी लिस्ट दी गई कि ऐसा लगा कि मान लो पूरे हिंदुस्तान को इन लोगों ने लूट खाया हो। आज मोदी जी को 11 साल से ऊपर हो गए ना सत्ता में बैठे हुए, बिल्कुल हो गई। एक मुद्दा, एक केस सुलझ पाया क्या आज तक? उसमें से किसी घोटाले की एक परत खुली, बल्कि बाइज्जत बरी हो रहे हैं पुराने लोग। वो तो पी चिदम्बरम भी जो है ना गमले में बैंगन उगा के निकल गए। मैं यही बात कह रहा हूं ना, देखिए सच्चाई बहुत कड़वी होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं उनको बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन मैं आपको साफ स्पष्ट बता रहा हूं, क्यों? अगर इतना इतना भ्रष्टाचार हुआ तो उस भ्रष्टाचार के जो करने वाले लोग थे आज क्यों खुली हवा में सांस ले रहे हैं? क्यों नहीं उनको 11 सालों में सजा हो पाई? क्या केस इनके तब भी चलते रहेंगे, ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तब? क्योंकि अभी तो यही दिख रहा है कुल मिला के हालात। 11 साल में अगर एक केस भी सोल्व नहीं हो पाया तो फिर आप खुद ही समझ लीजिए कि जनता को बेवकूफ बनाने की मुहिम चल रही है। नेताओं का आपसी गठबंधन है, अंदर ही अंदर समझौता है कि तेरी फाइल मेरे पास है, मेरी फाइल तेरे पास है, तू उसको नहीं वो करेगा, मैं इसको नहीं ये करूंगा। एक्चुअल में क्या है कि आम आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके पास तो इन चीज़ों को सोचने का टाइम ही नहीं, क्योंकि वो तो अपना जो सिस्टम बना हुआ है, बच्चे पालने हैं, नौकरी करनी है, किस्तें देनी है, उसमें उलझा पड़ा है। गरीब आदमी अपने पहले रोजी रोटी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल किए हुए है। बाकी जो ऊपर के लोग बैठे वो चोर उचक्के, उनमें से कितने हैं, कितने उन्होंने सेल टैक्स, इनकम टैक्स की चोरी कर रखी है, कितना जीएसटी की चोरी कर रखी है, कितना उन्होंने बिजली की चोरी कर रखी है। तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करते हैं, ये आजकल कितने बिल्डर ऐसे हैं जो 3-4 हजार करोड़ का गड़बड़ करके लोगों के लेके पैसे भाग जाते हैं। एक बंदा उनका जेल में चला जाता है, लेकिन जाने से पहले अपने सारे परिवार को कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सेट कर जाता है। नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय थोड़ा ना है पंडित जी, और यही देश का दुर्भाग्य है। देखिए मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लालू जी सजा हो गई ना उनको, लगभग कितना बड़ा घोटाला था किसी से छुपा हुआ नहीं है ना। उसके बाद सजा हो गई, वो थोड़े बहुत जेल में ठहर के आ गए। उसके बाद वो दरअसल सजा तो पैसे के घोटाले के लिए हुई थी ना, वो पैसा कहाँ है बताइए? यही तो बात है, पैसे की रिकवरी नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, उसके तो तर्क भी गजब के थे। बोला जब मैंने भैंसों का चारा खाया, भैंसे तो बोलती नहीं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, इस देश का सिस्टम ही इतना अंधा है। साफ तौर पर जिसने पैसा खाया पहले तो उससे पैसा वसूलो ना। बस यही तो दिक्कत है, पैसा तो वसूला जाता होगा, लेकिन वो किसकी जेब में जाता है ये नहीं समझ आता ना। नहीं, पैसा कहाँ वसूला जाता है आप बताइए ना। आप जो भी पर्दे के पीछे जो भी, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, ये तो नेताओं की आपसी सेटिंग है। अगर किसी को बहुत ज्यादा हो गया तो जेल के अंदर भी भेज दीजिए लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जिस पैसे के कारण ये खेल हुआ उस पैसे के कहाँ गया किसी का उसमें? शर्मा जी, मैं गारंटी देता हूँ, हालांकि मैं लीगल बैकग्राउंड का आदमी हूँ, लेकिन हम भी सारा दिन इन कंजर खानों में रहते हैं। जितने भी करप्ट लोग बाहर घूम रहे हैं वो पैसा दे के ही बाहर घूम रहे हैं। वो पैसा जा कहाँ रहा है पता आपको भी है, पता हमें भी है, लेकिन ये बात यहाँ पर इतना बड़ा खैर मैं तो नहीं आरोप लगाऊंगा, लेकिन मैं सीधे तौर पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये नेताओं की आपसी सेटिंग होती है। राजनीति, आरोप प्रत्यारोप जो है वो डट के होंगे, लेकिन कार्यवाही के नाम पे कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता कोई नहीं, ये पूरे देश की जनता को स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच्चाई है और इसको मान लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता टाइप या उनमें जो जिनकी निष्ठा है उनको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन आंख बंद करके दिल पे हाथ रखेंगे तो वो सच्चाई है। खैर विषयांतर हो जाएगा, मुख्य मुद्दे पे लौटते हैं। भानु भाई जी,
आकाश सिंह चौहान ने ही, हालांकि उन्होंने जो है अनिरुद्ध को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वही, फिर विषयांतर हो जाएगा, हम कहीं ना कहीं और भटक जाएंगे। लेकिन आज नड्डा जी के साथ आपके खुश विक्रम सेन भी दिखे हैं जी, और इसीलिए वो छेड़ना चाह रहे हैं जी कि ठीक है अभी यंगस्टर है, जनजी है, नेता है जी, लेकिन वो वक्त से पहले ही बड़ा नेता बनने की चाहत रखे बैठा है। जी जी, अभी उसने एक चुनाव लड़े, ठीक बिल्कुल माना कि राजा परिवार से संबंध रखता है, राजा परिवार का वो है, और राजा वीरभद्र के परिवार का भी, उनका भी रिश्तेदार है, उनका बिल्कुल शायद भाई बिल्कुल लगता है विक्रमादित्य सिंह का। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल भाजपा में, वो कांग्रेस में। बिल्कुल उनकी जो माता जी है वो पहले भी भाजपा से लड़ चुकी हैं, और उसी से जहां से अनिरुद्ध सिंह गए वहां से उन्हीं के खिलाफ लड़ी थी। जी, वो जीत गए थे, वो हार गई थी, वो राजमाता बोलते थे सारे इलाके में उनको। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल वो आती थी इलाके में, क्षेत्र में आती थी, तो उनके पूरे चरण स्पर्श किए जाते थे, पूरा राजमाता का उनको वो दिया जाता था। बिल्कुल 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 लेकिन जहां निष्ठाएं थी वोट उन्होंने वहीं डाली, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं राजा परिवार से ही संबंध रखता है अनिरुद्ध सिंह भी। बिल्कुल 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 ऐसा नहीं कि वो राजा परिवार से नहीं, लेकिन वो ही आ जाता कि वो जो है, होता है ना कि वो बड़ा राजा और छोटा राजा, वो वाली बात है खाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो भी उसी से संबंध रखता है। हाँ, उसको आप भुनाना चाह रही है और इसको यंगस्टर को आगे कर रहे हैं। और एक माता की पूजा में तो, जो एक मंदिर की पूजा में जो है, वो नड्डा जी के साथ भी बैठा होता खुशबीर सिंह से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो कहीं कंधा थपथपा गए होंगे, तो बड़े नेता है, कर सकते हैं, और जनजी का जमाना है, और भाजपा तो जनजी की बात कर भी रही है। बिल्कुल और ठीक है, ऐसे हम तो बोलते हैं युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, बिल्कुल, और उसने जैसे की कमिटमेंट करी है, जैसी वो बातें कर रहा है मीडिया के सामने आकर, जी, जैसा बोल रहा है वैसा दिखे भी। बिल्कुल लेकिन अभी तो उसने छोटे चुनाव लड़े हैं, तो उसमें उसका काम दिख जाएगा। अभी बिल्कुल 15 महीने बाकी हैं, अभी खाली जो है सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डाल के, वायरल करवा के, उससे राजनीति नहीं होगी। बिल्कुल 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 लेकिन बिल्कुल, आप क्या जमीनी स्तर पर क्या करते हैं, उसी से राजनीति का पता चलेगा। जाहिर तौर पर कितना दर्द है उनका, बिल्कुल क्या इसमें, उनके महल तक जो है आम आदमी पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल कि बिल्कुल चुनावों में ही वो आप तक था, उसके बाद तो अगर आपको छू भी दे तो कहीं हाथ में लेना हो जाए, बिल्कुल हाथ मिलाने बिल्कुल में भी दिक्कत आ जाए। बिल्कुल, लेकिन जो इनका अभी लग रहा है कि इसका सैन का, खुशबीर सिंह सैन का जो आगे का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो यही है कि वो कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो सुनना भी चाहते थे, वो चाहत लग रही है। और मेरे को लग बिल्कुल रहा है कहीं ना कहीं जो है वो आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहता था। सबसे पहले वो जयराम जी से मिला, और बिल्कुल शायद पार्टी अध्यक्ष वगैरह से पहले ही मिल चुका होगा, लेकिन जो सामने आया, मीडिया के सामने वीडियो आया, वो जयराम ठाकुर के साथ था। उसके बाद जो दूसरा वीडियो देखा गया, वो जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ देखा गया, उस जी, युवा नेता का। बिल्कुल तो देखिए, अब राजनीति है, राजनीति में सभी संभव है, और हम तो चाहते हैं कि जनजी आए सामने, युवा आए, युवा आए बिल्कुल राजनीति में, और इनका समय है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, जितने ये बूढ़े खुसट, इनको तो वैसे ही साइड करने का समय है, उम्र जाहिर दराज तौर नेताओं को। पर बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एक इबारत तो लिखी जा रही है ना भानु भाई, सीधे बिल्कुल नई तौर पर शुरुआत तो लिखी की जा जा, रही है कि भाजपा की एक नई शक्ल तो दिखाई जा रही है सर, बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल दो राय बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, और ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। आप तो बोला क्लियर ही मैसेज हो गया है एक हिसाब से कि आने वाले समय में जो है वो खुश विक्रम सेन जो है वो कसुम्पटी, निश्चित रूप से जो है अनिरुद्ध के खिलाफ जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, मैंने कह दिया अपने शब्दों में, पहले भी कह दिया था कि कसुम्पटी से बिल्कुल साफ इशारा दिख रहा है, क्योंकि जिस ढंग की मुलाकातें हो रही है, जी, उसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उसी के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल उससे बिल्कुल पहले भी जो दावेदार थी उनकी माता थी, जी, और माता की जगह अब पुत्र लड़ेगा, जो दिख रहा बिल्कुल है। बिल्कुल और बिल्कुल इनकी आमने सामने टक्कर होगी। बिल्कुल, अब देखिए, वो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्या जाहिर आदमी तौर ये काम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और इसी चर्चा को, इसी, क्योंकि आज जो है वो यूट्यूब पे हमारा प्रसारण बिल्कुल भी सही नहीं जा पाया है, तो आपकी अंतिम टिप्पणी भानु भाई इसी मुद्दे पे, फिर मुकेश जी की अंतिम टिप्पणी लेते हैं कि नड्डा जी का सपना क्या पूरा होने की संभावनाएं बन गई हैं? पहला सवाल। दिल्ली में तो खूब नाम कमा लिया है कि शिमला इस बार अपना होने जा रहा है, दूसरी बात। तीसरी बात, नड्डा जी पर्दे के आगे होंगे या पहले की तरह पर्दे के पीछे होंगे, आपको क्या लगता है? लेकिन इतना तो तय है, अगर नड्डा जी हिमाचल आते हैं तो फिर तो गुटबाजी अपने आप ही समाप्त होगी ना, फिर कौन सा गुट किसका रह गया? देखिए, मुकेश जी, नड्डा जी इस पे स्पष्ट रूप से कह गए कि संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है। अपने 2 दिन के दौरे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जी, और कार्यकर्ताओं को और नेताओं को मैसेज भी कर दिया कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग मत गाएं, जी, एक होकर चले। ये जो बार बार की बातें, ये उठनी बंद हो जाए। और देखिए, उनके एक दिल में टीस है कि मैंने पूरा देश जीत लिया, लेकिन मैं अपना प्रदेश नहीं जीत पाया। तो उनके बिल्कुल, दिल में एक टीस है, उस जी, चीज को तो वो खत्म करना ही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, उन्होंने जो इशारों इशारों में बोल भी दिया कि मुझे जहां पर भी हूँ खुश हूँ,
और बिल्कुल खुश हूँ, मैं मस्त हूँ। और देखिए वो पावरफुल सीट पे तो बैठे हुए हैं, और अभी तो भविष्य में वो आते हैं नहीं आते, लेकिन उनके शब्दों से कहीं पर भी ऐसा इशारा नहीं लग रहा था, पर इशारों इशारों में बहुत सारी बातें भी कह रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इसमें इनका शिकार कोई और होगा कांग्रेस का, लेकिन मतलब कांग्रेस किसी और पे निशाना साधती रहेगी, लेकिन भाजपा किसी और को ही चेहरा बनाकर सामने ला देगी जाहिर तौर पर। और घेरती है किसी और को रहेगी, राजनीति जो है किसी और कर जाए, भाजपा कुछ राजनीति और कर जाएगी, वो पर्ची किसी और की भी निकल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही भाजपा का असली खेल है जो खेलती आई है, आगे भी क्या करेंगे वो सस्पेंस मतलब बरकरार है पूरी तरह। आप बिल्कुल साफ स्पष्ट कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा खेला होगा। और देखिए वो टीस है उसका तो उनको जवाब देना भी है, इसलिए वो प्रदेश के दौरे पे भी आए, और उन्होंने आज जो कल भी अपने माल रोड पे टहले, अपने साथियों से मिले, पूरा दौरा किया, हिमाचल की राजनीति को समझा। उनके बहुत नजदीकी लोग भी उनके साथ दाएं बाएं में दिखे। बिल्कुल। और अपने मित्रों को कह भी गए, बोला तैयारी कर लो, तो आप बोला हाँ वो बोलेंगे, देखिए नेता है वो तो बोलेंगे कि तैयार रहो, और तैयार उनकी देखिए आज उनके दिल में वो टीस है, तो उस टीस को तो करेंगे। और जो पार्टी आला कमान उनको बोलती है, जो दो बैठे हैं चाणक्य, बैठे हैं राजनीति चाणक्य जो बैठे हैं अमित शाह जी, अगर उनका इशारा होगा तो बहुत जल्द जो है प्रदेश में दिखने भी शुरू हो जाएंगे जाहिर तौर पर। अब यही सक्रियता दिखेगी। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा रह गया भानु भाई, उसकी भी चर्चा जरूरी है। अनुराग सिंह ठाकुर और सुधीर शर्मा दोनों ही नहीं दिखे, बाकी सब आ गए लगभग। देखिए उनको कोई ना कोई इशारा तो है जी। उनको देखिए उनकी मुलाकातें तो इनकी होती रहती है, और आपको पहले भी जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, ये बोल रहे ना कि सैटेलाइट दिल्ली में है जी, तो उनके भी सैटेलाइट कनेक्शन तो दिल्ली में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों के सैटेलाइट संपर्क को तो दोनों के ही है ऊपर। बिल्कुल उन्होंने बोल दिया, एक आया ना दूसरा आया। हालांकि सुधीर शर्मा जी की तरफ से कह सकते हैं कि हर्ष महाजन साहब तो साए की तरह थे। बिल्कुल वो साथ में चल रहे हैं, उनके नेता जो है वो बिल्कुल साथ में चल रहे हैं, और वो बैठे हैं अपने इलाके में अपना काम कर रहे हैं। और शायद हो सकता है कि नड्डा जी से तो उनकी मुलाकात भी हो जाती है, और नड्डा जी का एक दौरा था, सभी ने अपनी हाजिरियां भरी, लेकिन उनकी कंपल्शन नहीं थी, क्योंकि उनका अपना दौरा था, एक कार्यक्रम था, तयशुदा कार्यक्रम था, उसके तहत आए और संगठन को जो उन्होंने अपना कहना था वो मैसेज भी कन्वे कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि संगठन एक होकर चले। जो भी ये मन मुटाव चल रहा है, जो भी लड़ाई दिख रही है, गुटों की बात हो रही है, ये खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल। और अनुराग ठाकुर जो है लोगों से मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, अलग अलग, हो सकता है कि ये सब जो है नशे टटोलने के लिए आए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेशवासी चाहता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी अपने दौरों पे अलग अलग क्षेत्रों में दिखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अनुराग ठाकुर जो है कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ डांस करते हुए, 4 साल के बच्ची को पानी पिलाते हुए, ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम भी जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं अनुराग सिंह ठाकुर से व्यक्तिगत जो है ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने देखा है कि ऑनलाइन ही जुड़ रहे हैं हम। मैं सोच रहा हूँ जरा एक बार अनुराग सिंह ठाकुर से भी दो आंखें मिला ली जाए आपस में, जरा नैन मटक्का हम भी करके देखें अनुराग जी क्या कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है मैंने आज भी ऑफिस में उनके बात करी है, और कहा है कि साहब की शेड्यूलिंग, और साहब को बोलिए कि मुकेश इंटरव्यू चाह रहे हैं, तो अब देखिए वहां से क्या उत्तर आता है। उन्होंने हालांकि हमारा निमंत्रण फिलहाल स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि व्यस्तता बहुत ज्यादा चल रही है, जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही बोला साहब जो है, बल्कि बोला उन्होंने हमारे लिए भी अच्छी खबर थी कि बोला वो देखते हैं आपको अक्सर। तो मैंने चलिए अच्छी बात है, लेकिन हम चाह रहे हैं उनको बोलिए कि मेरा व्यक्तिगत निवेदन है उनसे कि जरूर आए। और हिमाचल प्रदेश के लोगों के बहुत सारे सवाल हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के मन में, उनकी जो है वो अगर अनुराग ठाकुर उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा हिमाचल प्रदेश वासियों को। तो उन्होंने निवेदन स्वीकार कर लिया है, लेकिन समय अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, प्रयास करते हैं। लेकिन आज अनुराग ठाकुर की जो कमी है, पिछले कल भी खली थी, आज भी खली है शिमला में वैसे भानु भाई। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखिए अब दोनों ही कद्दावर नेता है, वो अपने अपनी जो है, देखिए पार्टी का इनका काम है, ये पार्टी जो भाजपा है ना, जो हम सोचते हैं और समझते हैं ना, उसके विपरीत ही होता है जाहिर तौर पर। इसी को तो चाणक्य नीति बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या खेल रचा जा रहा है, क्यों रचा जा रहा है, बिल्कुल जाहिर तौर पर वो तो हम यहाँ पर कुछ और ही प्रेडिक्शंस करते रहेंगे, लेकिन जो सामने आएगा वो कुछ और ही पिक्चर होगी जाहिर तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो मैंने कहा कि जो ये चाणक्य बैठे हैं ना दिल्ली में, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने भी उनको पूरे जो है पार्लियामेंट के अंदर कह दिया, बिल्कुल बिल्कुल, दंडवत कर दिया उनको कि भाई महान चाणक्य भी शर्मा आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन वो चाणक्य प्रियंका जी के किसी भी काम को मना नहीं करता है भानु भाई, देख लीजिए। नहीं, कोई भी नहीं करता है। देखिए वायनाड के लिए जब भी उन्होंने बात करी थी, वायनाड का तुरंत समाधान कर दिया उन्होंने। जी, हिमाचल के लिए जो समय देते हैं, देखिए वाले मुद्दे को उठाया गया था, तुरंत गडकरी जी ने समाधान किया था उसका आधे घंटे के अंदर। देखिए मैं एक बात बार बार कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि संवाद जो है ना,
जी बिल्कुल हर बिल्कुल चीज का हल है। बिल्कुल। और दुश्मनी किस बात की, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना क्यों है? मुझे राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत तौर पर यही शिकायत रह जाएगी। मैं उनको, देखिए उनके बारे में कई गंदे मीम, गंदी चीजें, मैं कभी भी उन बातों के समर्थन में नहीं उतर के आता, लेकिन मुझे इस बात से दिक्कत जरूर है क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो व्यक्तिगत लड़ाई बना दी है, विचारधारा की लड़ाई और व्यक्तिगत लड़ाइयों में बहुत फर्क होता है। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से उनके पिताजी की उम्र के व्यक्ति हैं और उनके लिए ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीति का स्तर गिरता है। वही तो कह रहा हूं कि संवाद बहुत बड़ी बात है। वो उसी घर से उनकी बहन है, बिल्कुल उनका भी तो बात करने का भाषा बिल्कुल शैली नहीं, जो है। प्रियंका कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करती हैं और साधुवाद है प्रियंका को, वो राजनीति की बड़ी बड़ी अच्छी पकड़ है उनको। यह अलग बात है, चलिए अब हर परिवार की अपनी राजनीति होती है, कांग्रेस की अपनी राजनीति है, भाई को बढ़ाना है, बहन को बढ़ाना है, कैसे क्या करना है वो कांग्रेस के अपने व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन मुझे प्रियंका के अंदर राजनीतिक समझ राहुल जी से कहीं ज्यादा लगती है। बुरा लगेगा हालांकि बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि प्रियंका जी की समझ राहुल जी से बहुत अधिक है और प्रियंका राजनीति को राजनीति की तरह करती है, उसको व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बनाती। देखिए वो उनमें जो छाप जो है वो इंदिरा गांधी की दिखती है प्रियंका गांधी में जी। उनको भी देखिए उनकी जो बिल्कुल समझ है, सोच है, वो कहीं ना कहीं जो भी देखिए, तो जब चर्चा होती है पुराने कांग्रेसी नेताओं से तो उनको कहते हैं कि हमको इंदिरा गांधी की छाप दिखती है इसमें, उसकी छवि दिखती है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है प्रियंका गांधी के लिए कि उनकी दादी से उनको कंपेयर किया जाता है। जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए फिर से ये अलग वाली बात हो जाएगी, लेकिन मुकेश जी अब तमाम घटनाक्रम, तमाम चर्चाएं, तमाम हिमाचल के समीकरण, अंदरूनी राजनीति, सब कुछ आप सबके समक्ष जो है वो खुल के आ गया। अब आप अंतिम टिप्पणी में कैसे आज के कार्यक्रम को समेटेंगे? शर्मा जी, वैसे जो टोटल सिनेरियो जो वो तो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट का इस बार आना तय है जी। नंबर एक। दूसरी बात है कि अगर इतने बड़े कद के आदमी को, नेताजी को, अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ा तो इनसिक्योरिटी उनको भी लग रही थी कहीं ना कहीं। जी जी। तीसरी बात है कि इनके आने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर गुटबाजी नहीं रहेगी, सारे साइलेंट हो जाएंगे, ना कोई गुटबाजी के बारे में बात करेगा और ये वन मैन आर्मी अपने आप जी जी जी। आप एक तरफ आकाश सिंह चौहान मुझसे वो कह रहे हैं, बोला आप बड़ा बढ़िया गाना गाते हैं, अरे आकाश क्यों बेसुरे को फिर भड़का रहे हो तुम, मैं तुम्हें पता है तुम मुझे पंप भर रहे हो ताकि गा दे, लेकिन वही है जय राम, वो जबरदस्त ट्यून तो बड़ी जबरदस्त है, नाचने का आपको पता है हम पहाड़ी लोग ना, जरा सी कहीं नाटी पड़ जाए तो हाथ पाँव ना हमारे अपने आप ही तिरक। आप देखिए मैं कुर्सी पे अभी बैठे बैठे मुझे महसूस हो रहा है कि नाटी डाल दूं लेकिन अब क्या करें, आप ना ज्यादा पंप ना भरा करो मुझे। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा शर्मा जी, अगर दिल्ली से कोई भी आया, अगर मैं अकेले नड्डा जी की बात नहीं कर रहा हूं, हिमाचल की गुटबाजी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। गुटबाजी हिमाचल में तभी तक है जब तक ये हिमाचल के आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल को अगर टोटल सिनेरियो में देखा जाए तो रिप्रेजेंट नड्डा जी ही कर रहे हैं। जी जी जी। मतलब जो हाईएस्ट लेवल पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज को देखते हुए वैसे भी इनके सामने किसी की आवाज भी नहीं निकलनी और इनका डायरेक्ट लिंक है ऊपर, तो इनका एक विजन भी अपना, इन्होंने एक उस लेवल की राजनीति देख ली, तो ये राजनीति इनको बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लगेगी। और लोकल है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की तो इंटरफियरेंस है नहीं, ना कोई इंटरवेंशन, ना कोई। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर नड्डा जी को अगर ये डिक्लेयर कर दें तो इवन के अनुराग ठाकुर से भी शायद 2 कदम मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज ज़्यादा ही वोट बैंक भी बढ़ेगा, और दूसरी बात है कि एक छत्र के नीचे एक डायरेक्शन के अंदर वो काम करते चले जाएंगे। हाँ, अगर जैसे ये कहते हैं कि दिल्ली से वो आएगा, तो यहाँ पर दिल्ली वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनका विजन कुछ अलग है। बाकी जो है, जो रूटीन में चलते हैं, तो रूटीन में तो जो पहली बार बन के आए हैं वो भी अपने 5 साल निकाल ही गए। अगर आपकी सरकार मेजोरिटी में आ गए तो कौन छोड़ के भागता है बीच में? जाहिर तौर पर बिल्कुल। तो अंडरस्टूड है कि जब ये जो निकम्मे लोग निकाल गए, ये तो फिर भी चलो अभी क्लीन स्लेट है। और दूसरी बात है, इनका एक विजन भी है और कम से कम पेट भी भरे हुए हैं। कम इतना तो कम उम्मीद करते हैं कि भाई शायद कोई आगे जो आएगा वो इस तरह के घटिया तरीके के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगा, गलत लोगों को अपने साथ नहीं रखेंगे। कम से कम जो एक छवि होती है उस छवि को तो मेंटेन रखें, क्योंकि
इसका असर अल्टीमेटली अगली सरकार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के ऊपर भी पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी है शर्मा जी, और इशारों इशारों में आपने बहुत कुछ कह दिया। चलिए, भाजपा के अंदरूनी निर्णय हैं वही लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आज का कार्यक्रम जो है वो सार्थक प्रतीत फिर से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने खुल के कह दी हैं। यहाँ पर इशारों में हमने नहीं कहा, हालांकि नड्डा जी ने बहुत कुछ इशारों इशारों में कह दिया। अब दर्शकों के ऊपर है इस कार्यक्रम को किस तरीके से लेते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमने फिर से आवाज भारतवर्ष जाने से पहले आपको ये कहना चाहता है, आप किसी भी पुराने भाजपा के कार्यकर्ता को जिसने इन लोगों के साथ कभी काम किया हो वो पूछ के देखिएगा, आप पाएंगे जिस दिन नड्डा जी हिमाचल छोड़ के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो वहां गिने चुने 7-8 लोग थे, उन्होंने नड्डा जी की आंखों में आंसू देखे। और नड्डा जी ने उस वक्त भी कहा था कि अब की बार जब मैं लौट के आऊंगा तो इस तरीके से लौट के आऊंगा कि मुझे दोबारा किसी को बोलने तक की हिम्मत नहीं। तो आवाज भारतवर्ष जाते जाते फिर से सिर्फ इतना ही कहेगा कि क्या वो वक्त आने वाला है, आप दर्शक बेहतर बता सकते हैं। या नड्डा जी की किसी से दिल्ली में बात हुई थी तो उन्होंने पूछा था, जब भाजपा की सरकार दोबारा बनी थी तो उस वक्त पूछा गया था कि नड्डा जी हिमाचल का विचार है क्या, तो नड्डा जी ने उस वक्त भी कहा था कि अब हिमाचल जाएंगे तो एक ही कुर्सी के लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो क्या वो वक्त आने वाला है क्या? और नड्डा जी की और प्रधानमंत्री जी की नजदीकियां भी किसी से छुपी हुई नहीं है, और प्रधानमंत्री जी के कितने विश्वस्त हैं नड्डा जी वो भी किसी से छुपे हुए नहीं। अब आप चाहे उसको लॉयल्टी में बांध दीजिए चाहे किसी और शब्द में बांध दीजिए, लेकिन निश्चित तौर पर जो हिमाचल प्रदेश के इस वक्त हालात हैं उसमें अगर जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल में पदार्पण करते हैं तो निश्चित तौर पर हिमाचल के लिए तो ये बहुत शुभकारी रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में जगत प्रकाश नड्डा का वो कद है जो इस हिमाचल प्रदेश को अगर इस संकट से उबारना है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज जगत प्रकाश नड्डा का इतना बड़ा कद है कि वो देश के किसी भी बड़े से बड़े उद्योगपति को खुद पर्सनली भी व्यक्तिगत तौर पर फोन करके कह देंगे कि आप हिमाचल प्रदेश आइए, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री भी लगाइए, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कीजिए। तो शायद पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई उद्योगपति नहीं मिलेगा आपको जो उनको ना कर सके। दूसरी बात, अगर हम हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म की दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश की प्रकृति को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, पर्यटन को मुख्य व्यवसाय स्विट्जरलैंड जैसे देशों की तरीके पे हम तरक्की करना चाहते हैं, तो उसमें भी जगत प्रकाश नड्डा अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर ही उस भूमिका को निभाएंगे या फिर वो एक हिमाचल वासी होने के नाते ही हिमाचल के लिए इतना कुछ कर जाएंगे। अब ये तमाम बातें वो जो हैं वो विचारणीय है और नड्डा जी को भी उसके ऊपर विचार करना होगा। और वहीं दूसरी बात देखिए, मुख्यमंत्री तो पार्टी ही तय करती है, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, हम तो सिर्फ अनुमानों पे जो आधारित राजनीति होती है उसको आपको बता सकते हैं, और पूर्व घटनाएं जो हैं और वर्तमान के जो समीकरण बन रहे हैं उनका विश्लेषण करके ये बता सकते हैं कि हिमाचल की राजनीति में, खासकर हिमाचल भाजपा की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो बदलाव किस तरीके से आगे जाएगा और वो बदलाव कौन से चेहरे को आगे लेकर के आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तो आवाज भारतवर्ष हिमाचल प्रदेश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के शूरवीरों को अपनी शुभकामनाएं दे सकता है। और कल के कार्यक्रम में हम, और क्योंकि 3-4-5 कार्यक्रम लगातार कांग्रेस पे किए हैं, कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन मुख्यमंत्री बनने का सपना हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं वो तमाम नामों का खुलासा भी करेंगे और उनके समीकरणों को भी उधेड़ने का ताना बाना बुनेंगे और उनके सपनों के भी एक हिसाब से बोलते हैं ना, हम तो खैर पर कच्चे नहीं उड़ाएंगे, हम तो विश्लेषण ही करेंगे, लेकिन हाँ बहुत सारी बातें आपको बताएंगे कि हिमाचल भाजपा के कौन कौन से सूरवीर हैं जो अपने आप को इस सीएम पद की लड़ाई में आगे पा रहे हैं। कल का एपिसोड भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आप यकीन मानिए 4-5-6 नेता, और मेरे पास किन्हीं नेताओं का ही फोन आया है, बोला उसको भी बना दिया उसको भी बना दिया, मैंने क्या आपका बिगाड़ा था बोला, तो मैंने कहा नहीं भाई आप ही नहीं 2-3 और भी मित्र हैं, कल मैं सबके दस्तावेज खंगालूंगा। तो हंस रहे थे सारे के सारे, बोला आप चलो बताओ आप हमारे बारे में क्या बताएंगे, तो मैंने टीम को लगा रखा है, यकीन मानिए कल ऐसी ऐसी बातें हम उन नेताओं के बारे में बताएंगे आपको, आप चौंक जाएंगे। साथ में 1-2 वीडियो मैंने पहले भी कहा, अगर पहले देखना है तो 1 बाई की बोल पे जाके पहले देख लो,
बहुत सारी चीजें कल खुलासा करेंगे, इसलिए कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। और जाने से पहले फिर से वही विनम्र निवेदन कि YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी लाइव जाएंगे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पे पेज अभी तक फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो करिए, और लाइक शेयर फॉलो को तो दबाइए दबाइए, ठोको ठोको ठोको, जितना ठोक सकते हो उतना ठोको। सोशल मीडिया पे हमारी रीच उतनी बढ़ती जाएगी। और इतने कम समय में आपने इस परिवार को इतना प्यार दिया है, इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं तो और जोर से बढ़ाइए। वहीं भानु वर्मा को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज पे अभी जाइए, तुरंत फॉलो कीजिए, और मुकेश कुमार शर्मा जी को भी फॉलो कीजिए। और आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल का मुद्दा हमने आपको पहले ही बता दिया, तो कल के ज्वलंत मुद्दे के साथ जो है आप सबसे फिर मुलाकात होगी, वार्तालाप भी होगा, अंदर की बातें भी बताएंगे, और भानु भाई के चेहरे की मुस्कान आपको पता है पहले बहुत कुछ बता रही है। तो कल मिलते हैं, इसी मुस्कान को आप भी बरकरार रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।